यस मैम। हर यूनिट में मतलब 11th-12th की एनसीईआरटी में हर यूनिट के पहले एक बाबा होते हैं। तो हमने पहले वाले बाबा देख लिए थे, अर्नस्ट मेयर। एक मैडम मिली हमको सेकंड यूनिट में, क्या नाम था? कैथरीन एसाउ। कैथरीन एसाउ, है ना? और उसके बाद में हमको आज जो मिलने वाले हैं, अर्नस्ट मेयर इंडिया का नहीं था, मैडम जो थी वो इंडिया की नहीं थी। अब जो बंदा आया वो कहाँ का था? इंडिया का। ठीक है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हैं। क्या मैम? रामाचंद्रन। यस मैम। GN रामाचंद्रन। इनकी डेट ऑफ बर्थ 8 अक्टूबर है 1922, ऐसे कुछ है। यस मैम। और अभी 2000 में ही गए हैं, 2001 में गए। अब बस इसके 2 साल बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया घर वालों ने, बताओ। ठीक है, तो अपन बोलते हैं इसकी बात करते हैं रामाचंद्रन की, है ना? और रामाचंद्रन की डेट ऑफ बर्थ दे रखी, याद हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं, है ना? अपने इंडिया के अंदर ही नाम ही से पता चल रहा है, राम भगवान का नाम ले रहे हैं तो मतलब इंडिया का ही होगा। ठीक है, एक कोचिंग करके, कोचिंग नहीं है ना, कोचिंग करके कोई जगह है, उसके पास में गांव है इनका। और ये किधर है ये जगह? ये है साउथ, है ना, ऐसे कुछ है ना, मद्रास साइड में ना, वेस्टर्न में ये जगह है, वहां इंडिया में इनका बर्थ हुआ है। ठीक है, बाकी पीएचडी बीएससी तो जाने दो। फाउंडर बताती हूँ मैं, इंपॉर्टेंट क्या है, तो इनकी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडर ये कहाँ के थे? मद्रास में इन्होंने आगे रह के अपनी पढ़ाई पूरी की थी, मद्रास में शायद इन्होंने बीएससी किया है अपना। तो फाउंडर थे ये कहाँ के? ये थे मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल, मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। बेटा पॉलीमर क्या होता है ये हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बाद बायोमोलिक्यूल, तब आपको पता चलेगा। हमारी बॉडी में, मैंने बोला था ना एक बार ऐसी बातों में बताया था कि हम लोग खाना खाते हैं, एक टाइम पीरियड के बाद भूख लग जाती है। मेरी बात अलग है कि मेरे को हर थोड़ी देर में 5-10 मिनट बाद भूख लगती है। ठीक है, यस मैम, मुझे भी लगती है, सबको ही लगती है, भूख बहुत लगती है ना। तो भूख जो लगती है हमको क्यों लगती है? बेटा मेरे बोलने में सारी एनर्जी खत्म हो जाती है ना, इसलिए मेरे को भूख लगती रहती है। तो हम क्या करते हैं, हमने खाना खाया, उसके बाद में जो हमने खाना खाया उसमें हमारा कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है। ठीक है, हमने रोटी खाई, कार्बोहाइड्रेट है, हमने दाल खाई, प्रोटीन है, हमने रोटी पर घी लगाया, फैट है। मतलब ये नॉर्मल चीजें हमारे खाने में होती ही है। एक बोलते हैं ना, एक बहुत अच्छा क्या बोलते हैं, आइडियल जो मतलब खाना होता है डेली का, होता है दाल, रोटी, चावल और सब्जी, यही होता है। ठीक है, इसको खाना चाहिए डेली, मतलब आपकी बॉडी के अंदर सारी चीजें चली जाएंगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब चला जाएगा। अब बात आती है कि मेन क्या चीज है। कार्बोहाइड्रेट को हमारी बॉडी में, हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट को बहुत स्पीड से तोड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट आया, उसको तोड़ा, उससे एनर्जी रिलीज की और उस एनर्जी का हम यूज करते हैं। फिर एनर्जी को हम बाइंड कर लेते हैं एटीपी में, जब रिक्वायरमेंट होती है तो हम माइटोकॉन्ड्रिया से लेते रहते हैं। पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में सब चीजें। एक मैथ्स वाले स्टूडेंट से कभी भी पूछो तुझे क्या आता है, मैथ्स वाले क्या, कॉमर्स वाले से पूछो या घर में कोई और से पूछो जिसने 12th पास किए, वो एक ही बोलेगा, पावर हाउस ऑफ सेल कौन है? उसको बस यही पता है और कुछ भी नहीं पता है, और बड़ा गर्व महसूस करते हैं वो इसको बताने में। हमको बड़ा गर्व हो रहा है कि हमको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया नाम की कोई बला है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया इतना फेमस है, बताओ। ठीक है, तो उसके अंदर सारी एनर्जी बाइंड है हमारी, तो हमको रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं, एनर्जी निकालते रहते हैं। अब बात आती है उसके बाद में टूटता कौन है? उसके बाद टूटता बेटा फैट टूटेगा। अगर मान लो आपने एक दिन खाना नहीं खाया तो आपकी बॉडी का, बोलते हैं ना जो लड़कियां मोटी होती है, मेरी बात नहीं कर रही, जो लड़कियां मोटी होती है वो डाइटिंग पे होती है। डाइटिंग पे क्यों है भैया? वो क्या सोच रही है, कार्बो खाना नहीं खाएंगे, जानबूझ के एक रोटी खा रहे हैं। भैया भूख लग रही है, खाओ यार, एक रोटी खा रहे हैं ना, 2 रोटी खा रहे हैं, कभी कभी तो खाते ही नहीं 2-2 3-3 दिन तक, तो क्या हुआ, कार्बोहाइड्रेट बॉडी में बिल्कुल नहीं गया, फैट टूटने लगेगा उनकी बॉडी का। फिर धीरे धीरे हम बोलते हैं ना तो बहुत दुबली होगी, डाइटिंग पे क्या? हाँ जी बिल्कुल, डाइटिंग पे होगी वो, तभी हो सकता है वो दूसरे कोई जो भी चलते रहते हैं प्रोग्राम वो ज्वाइन कर रखी हो, जो भी ठीक है ना। फैट को हम क्या कर रहे हैं, बर्न करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो मोटापा है वो कम हो जाए। थर्ड चीज, अगर हम कंटिन्यूअस ही खाना नहीं खाएं, 8-10 दिन हो जाए, हमको 12-15 दिन हो जाए, ठीक है, हम फुटपाथ के आसपास बहुत सारे छोटे बच्चों को देखते हैं, माल न्यूट्रिशन के शिकार जो होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा ये भी, और बहुत सारे गरीब लोग जो होते हैं जिनको टाइम पर खाना नहीं मिलता है, लंबे टाइम तक खाना नहीं मिलता है, वो बहुत वीक हो जाते हैं ना, उनकी बोन हमको क्लियरली दिखाई देती है, ऐसे ऐसे इत्तू से हाथ होते हैं उनके, बिल्कुल जरा से ऐसे पे हाथ पूरा ऐसे निकाल लो, उनको पकड़ लो, ऐसे यहाँ से भी पकड़ लो, यहाँ से भी पकड़ लो, बिल्कुल जरा जरा से हाथ होते हैं। मेरे को बहुत बार मिलते हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार अपन लोग हैं जो वेस्ट करते हैं और एक ये इनको खाना नहीं मिल रहा है, तो उनकी बॉडी के अंदर प्रोटीन ने टूटना शुरू कर दिया। हमारी बॉडी बनी किससे है? प्रोटीन से।
मैंने बोला था हमारी बॉडी को नाइट्रोजन चाहिए, पर हमारी बॉडी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एनवायरनमेंट से फिक्स करके नहीं यूज कर सकती। सही है? हम किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट पर डिपेंडेंट है। प्लांट किस पर डिपेंडेंट है नाइट्रोजन के लिए? वो डिपेंडेंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर। राइजोबियम याद करो, एनाबीना, एजोला, कुछ याद आ रहा है? यस मैम। है ना? Yes, तो ma'am. ये क्या है, मिट्टी के अंदर जितने भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करके एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे हैं। यहाँ प्लांट को दे रहे हैं, पढ़ेंगे इसके बारे में भी, नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है, कैसे प्लांट की बॉडी में पहुंचता है और प्लांट से हमारी बॉडी में पहुंचता है, साइकिल चलती है नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो ये बात हो गई। अब बात आती है कि हमारा प्रोटीन बना किससे है? हमारा प्रोटीन बेटा अमीनो एसिड से बनता है। नाम सुना होगा आई थिंक, पहली बार कुछ कुछ बच्चे सुन रहे हैं और कुछ कुछ ने पहले से सुना है। अमीनो एसिड जो होता है उससे हमारा प्रोटीन बनता है। ठीक है, अब अगर अमीनो एसिड को आपको बनाना है ना, तो फिर वहां आपको फिर से पता चलेगा कि अमीनो एसिड जो होता है उसके अंदर आपको नाइट्रोजन एलिमेंट जो है वो लगता है। अमीनो एसिड के बारे में हम डिटेल में बायोमोलिक्यूल में देखेंगे, अमीनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, वो सब। तो ऐसे ही बायोपॉलीमर, स्पेशली जो ये साइंटिस्ट था ना, हमारा साइंटिस्ट का नाम क्या है? रामाचंद्रन, है ना? रामाचंद्रन ने मेन जो काम किया है वो प्रोटीन मैम पर आपकी किया वीडियो है। फ्रीज क्या हुआ बेटा? होकर आ रही है। नहीं कर दिया है मैंने ऑटो फोकस ऑफ। क्या हुआ? नो अभी भी आ मैम, रही ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ चलो आगे देखते हैं। तो भैया फिर क्या हुआ, इसने सबसे ज्यादा काम किस पर किया? प्रोटीन पर। पता है प्रोटीन पर काम करने का एक रीजन था, ये बंदा है ना, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, पीएचडी कर रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। तो कहाँ है? इंग्लैंड में है। नाम सुना है कैम्ब्रिज का? यस मैम। है ना, वहां से ही पढ़ाई किया था। यस मैम। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि यार ये इतने पुराने लोग हैं, मतलब इनको पढ़ने का कितना शौक था, ले दे के पीएचडी फॉरेन से, ले दे के पीएचडी फॉरेन से, इतना शौक था। इवन मेरे जो प्रोफेसर है ना वो भी पीएचडी फॉरेन से ही कर रहे हैं, आधे टाइम आते नहीं थे वो पढ़ाने, फिर वहीं से बोल देते थे बेटा खुद से मैनेज कर लेना, फील्ड वर्क कर लेना, ये वो। मुझे लगता था चलो ठीक है यार, आप साइंटिस्ट हो तो करो काम। ठीक है, तो वो चीजें। अब क्या था, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में थे, तो वहां पर एक साइंटिस्ट थे लिनियस पॉलिंग करके नाम, लिनियस नहीं लाइनस पॉलिंग करके एक साइंटिस्ट था वो, और उसके साथ में दो उसके कलीग थे, मतलब उसके दोस्त लोग थे। उन लोगों ने मिलकर एक अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट करके प्रोटीन का मॉडल बनाया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इसमें दिया है, लास्ट में बताऊंगी कहां पर आता है। ठीक है, तो उन्होंने वो मॉडल बनाया था। तो जब ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो इनकी मुलाकात उनसे हो गई। किनसे? लाइनस पॉलिंग से। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए कि यार बंदा बहुत टैलेंटेड है, मुझे भी प्रोटीन के ही फील्ड में जाना है, प्रोटीन के बारे में ही जानना है, प्रोटीन की डिटेल जानना है। ठीक है, तो प्रोटीन से रिलेटेड जो भी स्ट्रक्चर की बात कर, बहुत सारे इसने बहुत सारी डिस्कवरी की प्रोटीन से रिलेटेड भी। फाउंडर रहा है ये मद्रास साइंस ऑफ सॉरी अपना मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर का। मतलब जगह जगह पर इसको बहुत पूछा जाता था, स्पेशली प्रोटीन का स्ट्रक्चर पर काम करने की वजह से। रामायण बता दी मैंने कैसे कैसे काम किया। बीएससी का कोई नहीं पूछ रहा है, पीएचडी शायद इसकी वहीं से है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से शायद नहीं, 100% वहीं से। ठीक है, इसने बहुत अच्छा काम किया। आउटस्टैंडिंग फिगर किसमें? द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। मैं बार बार बोल रही हूँ, किसमें? द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, कि प्रोटीन कैसा दिखता है, क्या है प्रोटीन के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना होता है, सारी बातें इसने बहुत अच्छे से बताई। ठीक है, और ये फेमस हुआ, डिस्कवरी की है इसने, किस चीज की? इसने डिस्कवरी की है द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। द ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन क्या होता है पता है क्या? मैम पता था बट अभी शायद भूल रहे हैं। कोलेजन आप लोग शायद पढ़ते हो जूलॉजी में, प्रोटीन ही है ये, सुना है क्या नाम? हाँ यस मैम, है ना, जूलॉजी में पढ़ते हो बेटा, वहां पढ़ोगे। प्लांट में तो नहीं है बेचारे के पास में। तो ये कोलेजन, स्पेशली कोलेजन प्रोटीन पर इनका काम था। और उसने क्या करा, अपनी जो डिस्कवरी थी द ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, उसको कॉल्ड लिख दिया मैंने, उसको उसने पब्लिश करवाया एक बुक में, बड़ी फेमस है, आप लोग जानते हो उस बुक को, सिस्टमैटिक। नाम याद है? सिस्टमैटिक पढ़ा था हमने। यस मैम। करके बुक थी। ऐसे ही एक और बुक आती है नेचर करके, नेचर बुक में उसने अपनी जो डिस्कवरी थी उसको पब्लिश करवाया। बहुत फेमस हुई इसकी डिस्कवरी। कब करवाया है आपको ईयर भी याद रखना है, 1954 में। 1954 में डिस्कवरी पर फोकस करना, याद करना है। चलो आंसर करो फिर एक बात का। वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी किसकी बुक है? कैथरीन इसाऊ। वेरी गुड। बुक का नाम क्या है? एनाटॉमी ऑफ सीड सीड प्लांट। सीडेड प्लांट्स। ठीक है, कब पब्लिश हुई बेटा ये?
1960 में 1960 में 60 में है ना। और उसके बाद में इन्होंने एक और बुक लिखी थी कैथरीन एसाउ ने, क्या नाम था? प्लांट एनाटॉमी ठीक है, कब लिखी थी? 1954 में, ठीक है। जिससे पूछो वो बच्चा जवाब करेगा, ठीक है। दीपिका महोदया, आवाज आ रही है? बोलिए। नहीं, मेघा यस मैम। बताओ। अर्न्स्ट मेयर को 3 प्राइज मिले हैं, कब कब और क्या क्या नाम है? मैम प्राइस के नाम बताने हैं ना? हाँ जी बिल्कुल, प्राइज के नाम बताने हैं। क्या प्राइज मिले हैं? बल्जन प्राइज जो बेल्जन प्राइज, 1983, हाँ, और इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो 1954 में, और केयरफोर्ड प्राइज 1964 में, 1994 में, हाँ 1940, हाँ आगे। और केयरफुड प्राइज जो 1999 में। क्राफ्ट प्राइज 1999 में, ठीक है। कुमकुम बांसवाल, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? कुमकुम बांसवाल, मित्र। मैम वो बोल रही है बट उसकी आवाज बहुत कम आ रही बोल है। रही है मैम बट उसकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हो सकता है। टाइप कर दूं मैम उसने बोला अंस्ट में। हाँ मैम ब्लर हो गई है। एक मिनट मैम बेटा, एक ऑटो मिनट, फोकस ऑन हो गया है। एक मिनट है ना। एक दो बच्चों के मैसेज आए मेरे पास, इसलिए मैं कुछ चेक कर रही थी। अभी देखो, हाँ अभी सही है। कुमकुम बोल रही थी ना, कुमकुम ने लिखा नहीं है बट हाँ बोला है। आंसर सही किया क्या? तुम लोगों को आवाज आई? क्या बोला उसने? यस मैम, सही Yes, करा। ma'am. इसमें सही बोला है। अंश ठीक है, में अभी तक हमने 2 साइंटिस्ट पढ़ लिए हैं, कैथरीन एसाउ और अर्न्स्ट मेयर। कौन था जो 100 साल, कौन थी या था 100 साल तक जिया था? हाँ कौन? अर्न्स्ट मेयर। अंश में ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीशीज की डेफिनेशन किसने दी थी? अंश मेयर ने 100 ग्रेट साइंटिस्ट में किसका नाम लिया जाता था? अंश मेयर का ही लिया जाता था। अर्न्स्ट मेयर का। जॉर्ज बुश जो था, है ना, हाँ प्रेसिडेंट, हाँ हाँ, उसने क्या, सॉरी, उसने कैथरीन एसाउ को कौन सा प्राइज दिया है? किसके लिए उसको मतलब अवार्ड दिया है? क्या नाम था उस अवार्ड का? नेशनल मेडल ऑफ साइंस। नेशनल एकेडमी ऑफ मेडल ऑफ साइंस। ठीक है। जब कैथरीन एसाउ मर रही थी तो उसकी तारीफ कौन ने कर दी? पीटर रेवेन। पीटर रेवेन ने। कौन था पीटर रेवेन? वो मैम डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी और पैथोलॉजी बॉटनिकल गार्डन का डायरेक्टर ऑफ मिसूरी। मॉर्फोलॉजी मसूरी बॉटनिकल गार्डन। वेरी गुड, टिप के बोल दिया फटाफट। नहीं मैम, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, मतलब भूले नहीं हो, मतलब रीड करने का टाइम दिया तो एक ही बार में याद किया। ठीक है, अगला अपन इसका पॉइंट पढ़ रहे हैं। अपन ने कितने पॉइंट देख लिए पीछे? 4 पॉइंट देख लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है, मोस्ट आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। कंट्रीब्यूशन इन स्ट्रक्चरल बायोलॉजी। क्या कंट्रीब्यूशन था स्ट्रक्चरल बायोलॉजी में? स्ट्रक्चर स्पेशली, जैसे अपन ने बात करी प्रोटीन, क्या स्ट्रक्चर इन्होंने डिटेल में बताया। इन्होंने एक अपना खुद की थीसिस लिखते हैं ना, उन्होंने खुद की एक बुक लिखी। उस बुक में अंदर मतलब एक तरीके से उनका एक पार्ट था, उसको हम बोलते हैं रामाचंद्रन प्लॉट। घर खरीदने मत चले जाना, है ना, जगह खरीदने की भैया, रामाचंद्रन प्लॉट। ठीक है, रामाचंद्रन प्लॉट। तो इसके अंदर उन्होंने किसके बारे में लिखा है? उन्होंने लिखा है कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर के बारे में। प्रोटीन स्ट्रक्चर की डिटेल जो भी होते हैं कि प्रोटीन कितने टाइप का हो सकता है, अभी आगे जाके आप पढ़ोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी प्रोटीन। सुना है क्या ऐसा कुछ? यस मैम, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। ठीक है, तो वो डिटेल में दिया है रामाचंद्रन ने। रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर, है ना, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन पॉलीमर। ठीक है, एक लास्ट में हम बात कर लेते हैं पीएचडी कहां से की है, वो भी याद रखना। पीएचडी कहां से की है बेटा? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कब कंप्लीट हुई इनकी पीएचडी? 1949 में 1949। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट बचा है, क्या वो जिसका मैं नाम ले रही थी कि ये किसके काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए? लिनियस पाउली।
लाइनस है ना, Pauline, हाँ मैम वही, Linus की स्पेलिंग अलग हो लाइनस जाती है पाउलिन। ना। अल्फा Pauline, हेलिक्स क्वेश्चन बन सकता है बेटा, है ना, पक्का बन सकता है। अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट मॉडल किसने दिया? Structure. किसने दिया? G.N. Pauling Ramachandran. ने, लाइनस, Pauling, अरे यार क्या कर रही हूँ? बोलो, याद हो जाएगा? yes ma'am, Yes, ma'am. यस मैम। बहुत कम पॉइंट है, अपने को फोकस कहाँ करना है? एक तो इस पर फोकस करना, पीएचडी का तो नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। एक रामचंद्रन प्लॉट टर्म करके पूछ सकते हैं, जिसके अंदर इन्होंने किसके बारे में डिटेल दिया आपको? प्रोटीन पॉलीमर्स के बारे में, ठीक है। और एक यहाँ पर डिस्कवरी याद रखना है, रामचंद्रन ने किसकी डिस्कवरी की? तो हम बोलेंगे कि उन्होंने कोलेजन के स्ट्रक्चर को बताया है और पब्लिश किया उसको नेचर में 1954 में। बोलो, हो जाएगा? Yes, ma'am. यस मैम। आगे चले। यस मैम, Yes, ma'am. यस मैम। जो सेल वाला टॉपिक है ना, वैसे मैम सब एक बार जगह- लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा, लिख रहे हो? ये लो, मेरे पे विश्वास नहीं, मैम टाइम पे नोट्स नहीं भेजती है। देखो, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट मॉडल लाइनस पॉलिंग लिखो। हाँ, जो द सेल वाला ये जो यूनिट है, वैसे तो सबसे पहले पढ़ाई जानी चाहिए ना, कि भैया सेल के बारे में बच्चों को पहले से पता होना चाहिए कि सेल क्या होती है, फिर कैसे उससे यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को हम डिफाइन करते हैं, ये सारी चीजें। लेकिन मैं इसको बाद में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हमने मोनेरा जब पढ़ा था, मैं सेल के बारे में बहुत सारी चीजें बता चुकी थी। प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या डिफरेंस आता है? आपको बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर याद आ रहा है? वो ग्लाइकोकैलिक्स, फिर सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन करके कुछ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या वहां पर मेम्ब्रेन के अंदर इंटरनल एक्सटेंशन थे क्या? ऐसे मेम्ब्रेन Yes. अंदर Cell membrane में। साइटोप्लाज्म में जा रही थी क्या उसकी? यस मैम, जा रही थी। क्या बनाती है वो? मीजोसोम्स। मीजोसोम बनाती है। क्या बनाती है? Mesosome. मीजोसोम बनाती है। चलो अब आते हैं हम हमारे चैप्टर पर। इस चैप्टर में यहाँ लिख देते हैं, वापस से लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? मेरे पास ब्लैक कलर भी तो है, मैं तो भूल ही गई। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, फिर से लिख देते हैं। एक मिनट रुकना है ना बेटा। ठीक, अब ज्यादा सही लग रहा है, यहाँ ज्यादा ही। हाँ, सेल के बारे में जानने वाले हैं। सबसे सिंपल चैप्टर है, कुछ रटने वाला पोर्शन भी आने वाला है, हल्का फुल्का आता है, ज्यादा नहीं, पर बहुत इंटरेस्टिंग है, मजे आएंगे। ऐसा लगेगा अब अपन क्या कर रहे हैं, अपन इसे इमेजिन करके चलते हैं, बहुत बड़ी सेल है, उसके अंदर अपन बैठे हुए हैं, मस्त घूम रहे हैं। अच्छा, ये न्यूक्लियस बैठा है, यहाँ पर डीएनए अंदर जो है वो डीएनए मटेरियल पड़ा है, वहां से डीएनए के पास से मैसेज जा रहा है आरएनए के पास, फिर आरएनए निकल के साइटोप्लाज्म में आ रहा है। अच्छा, इधर से जा रहा है, वो टीआरएनए को ढूंढ रहा है, वो प्रोटीन के प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड को ढूंढ रहा है। तो इसे इमेजिन करना, तो सारी चीजें आपको क्लियर दिखेगी भी कि अच्छा ऐसा होता है। कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं, सब यही सब समझ में आ जाएगा। चलो देखते हैं, वीडियो देखने की मतलब जो 3D वीडियोस होते हैं ना सेल के, कोई दिक्कत नहीं, आपको खुद इमेजिन होने लगेगा। सेल की हम बात करते हैं। सेल जो होती है, इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है पहले उसकी बात कर लें। ओवरव्यू हम सबके देखते हैं, और ये बहुत अच्छी आदत है मेरी कि मैं पहले ही बता देती हूँ कि कितना पढ़ना है, ठीक है। ओवरव्यू में सबसे पहले देखते हैं हम पढ़ेंगे पहले व्हाट इज सेल। व्हाट इज सेल कैसा क्वेश्चन है, बचपन से पूछा जा रहा है, व्हाट इज सेल। दूसरा पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेल थ्योरी। उसके बाद हम पढ़ेंगे एन ओवरव्यू ऑफ सेल। वही बात है, पर एनसीईआरटी ने अलग से दिया है तो अपन भी अलग से लिख लेते हैं। इसमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को अलग अलग करेंगे, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, वापस से उन्होंने अलग अलग कर तो दिया है, फिर डिटेल में भी दिया है क्या कि प्रोकैरियोट सेल क्या होती है, प्रोकैरियोटिक सेल के टाइप दिए हैं। एक मिनट, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फिर से टाइप दिए उन्होंने क्या कि सेल जो है वो कितने इनवलप से बनी होती। बताओ, मैं प्रोकैरियोट नाम बोल रही हूँ तो कितने इनवलप होने चाहिए? Single. हाँ, सिंगल सिंगल एनवेलप, यस मैम। मतलब 3 लेयर्स। तीन इनवलप होते हैं कि एक इनवलप होता है? इनवलप के 3 पार्ट होते हैं, ऐसा कुछ है क्या? मैम इन्वेलप तो एक ही हुआ ना, उसके 3 इनवलप पार्ट एक हुआ, कितने पार्ट है उसके? 3 पार्ट है। 3 पार्ट है ना। दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, सेल एनवलप, और वो मॉडिफाई कैसे होती है। जैसे मीजोसोम बनाया था और मैंने बोला था मीजोसोम के 7 फंक्शन वही याद करवा दिए थे, और वो फंक्शन यहाँ इस चैप्टर में Yes.
है ना? तो Yes, अपने ma'am. को टफ नहीं लगेंगे, वो तुरंत आप लोग बोल सकते हैं उसको, सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम ये बर्गर है, किसका बर्गर है? सेल का बर्गर खाती है वो भी। राइबोसोम एंड इट्स क्या दे रखा है? राइबोसोम एंड Inclusive इट्स body. नहीं एंड इंक्लूजन बॉडी, सॉरी बेटा। एंड ये क्या होती है इंक्लूजन बॉडी? इसके बारे में भी देखेंगे हम कुछ। इसके बारे में मैं बता चुकी हूँ प्रोकैरियोट में, जो खाना स्टोर करके रखती है, कभी कभी एक्सक्रीटरी मटेरियल को स्टोर करके रखती है, इंक्लूजन बॉडी, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, ये तो हो गई प्रोकैरियोट में, हमको ये 2 ही पॉइंट पढ़ने हैं। वैसे हमको पढ़ना है मेन तो यूकैरियोटिक सेल, पढ़ना है यूकैरियोटिक सेल। भैया आप लोग मुझे ये बताओ, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया, इस ग्रुप में किसको रख दूं मैं? प्रोकैरियोट में मोनेरा को मोनेरा केवल कौन आएगा? मोनेरा। मोनेरा तो यूकैरियोट्स के अंदर कौन आएगा? सारे आएंगे बाकी। प्रोटिस्टा मोनेरा के अंदर कौन आएगा? प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, प्लांटी। है ना? प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर? यूनिसेलुलर यूकैरियोट। यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। तो यूकैरियोट के अंदर हमको क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं वो देखो। यूकैरियोट के अंदर हमको क्या क्या पॉइंट पढ़ने हैं वो देखते हैं। पहला पॉइंट हम सबसे पहले यूकैरियोट जो होते हैं ना, उनमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा सेल वॉल। क्या पढ़ेंगे? सेल वॉल। देन हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन। प्लांट की बात करेंगे तो सेल वॉल आएगी, और हमारी अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो डायरेक्टली क्या मिलेगी? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इससे बहुत बार क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आता है? वो यही एमटीआर करते हैं। एमटीआर पता है ना सबको? यस मैम, मारो यही टोटल एमटीआर करते हैं, यही पर एमटीआर करते हैं कि ऐसे सिस्टम जिनके फंक्शन एक दूसरे से रेगुलेट होते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे एक होता है हमारा ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम सुना है कि सुना है? यस मैम, सबने यस मैम सुना है, लिख दूं चलेगा? पढ़ा दिए। ईआर लिख दूं चलेगा? यस मैम। यस मैम। एक आता है गोल्जी बॉडी, गोल्जी apparatus, जीबी। यस मैम। ये नेट वाला Yes, जीबी ma'am. नहीं है, 1 GB, 1.5 GB और 2 GB, है ना? जीबी गोल्जी बॉडी होती है। उसके बाद में एक आता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, वैक्यूम। ठीक है। और लास्ट में आता है हमारे पास वैक्यूल। वैक्यूल। अब ये डिपेंड करता है कि आप प्लांट की बात कर रहे हो या एनिमल की। क्या हमारी बॉडी में वैक्यूल्स प्रेजेंट होती है? प्लांट में तो होती है, बड़ी सी होती है, बड़ी सी, है ना? क्या एनिमल्स में होती है? यस मैम। होती है बट छोटी सी होती है मित्र, होती है, बहुत छोटी छोटी होती है या कभी होती है मैम, होती ड्रॉपलेट्स के है। फॉर्म में होती है। जो मेन फंक्शन उसका प्लांट में होता है ना, वो हमारी बॉडी में नहीं होता है। प्लांट में क्या करती है वैक्यूल? फूड स्टोरेज का काम करती है। स्टोरेज का काम करती है, ठीक है। मेन पार्ट होती है, बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है। आपके पास में बड़ी होती एनसीईआरटी है, दे हाँ। रखी होगी तो फोटो देख लो, फोटो प्लांट सेल ऊपर देखो, बेंजीन रिंग जैसी बना रखी है। यस मैम। इसलिए मैं बनाती हूँ। और एनिमल सेल नॉर्मल बना रखी है। एनसीईआरटी वाले भी मेरी बात मान लेते हैं कभी कभी, या मैंने उनकी बात मान ली, कुछ भी समझ लो, है ना? तो ये 4 ऑर्गन, ये क्वेश्चन बन सकता है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन इंक्लूड होते हैं? क्या माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत अलग किस्म का प्राणी बोलते हैं। प्राणी था वो एक्चुअल में, अलग किस्म का प्राणी इसलिए क्योंकि वो एक प्रोकैरियोटिक सेल थी, अलग थी। उसकी स्टोरी बताऊंगी मैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ेंगे अपन। तो वो वैसे आप जूलॉजी में भी पढ़ते हो, इवोल्यूशन चैप्टर में आती है, लेकिन यहाँ भी देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत मूडी इंसान है ना, उसको फालतू काम से पचड़े नहीं चाहिए। वो अपना खुद का डीएनए, अपना खुद का आरएनए लेके अलग चलता है। वैसे ही क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ? प्लांट में। वो भी अलग किस्म का प्राणी है। वो भी क्या सोचता है, भैया मैं मेरा काम अपने हिसाब से देखूंगा, मुझे फालतू के मतलब इधर उधर से इन्वॉल्वमेंट किसी का नहीं चाहिए, ठीक है। ये लेकिन ये क्या है? राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ साथ रहेंगे, ऐसा वाला सीन है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल, इनके फंक्शन एक दूसरे से रेगुलेट होते हैं। कैसे होते हैं वो डिटेल में देखेंगे, पर आपको ये याद रखना है, ठीक है। अभी हम क्लियर कर रहे हैं इनको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी, लाइसोसोम और वैक्यूल। और लास्ट वाला जो है वो डिपेंड करता है प्लांट की बात कर रहे हो या सेल की बात कर रहे हो, सॉरी एनिमल की बात कर रहे हो। आगे चले, कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट तो यही पढ़ने हैं हमको। आते हैं हम 4th पार्ट पर। ये देखो एक एक पार्ट बाहर से चल रहे हैं हम। सेल वॉल देख ली, बाहर क्या मिलेगी? सेल वॉल। अंदर घुस गए सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर आए तो बहुत सारे ऑर्गन ऐसे थे, हमने अंदर जाके देखा जैसे बहुत सारे मिल बांट के काम कर रहे थे, है ना? क्या बोलते हैं उसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, तो मिल बांट के काम कर रहे थे, टर्म बोलते हैं इसके लिए। तो वो मिल बांट के काम कर रहे थे चारों ये मिलके।
फिर हमने और ऑर्गन देखे, बहुत सारे ऐसे ऑर्गन थे जो साथ में काम नहीं कर रहे थे, जैसे अपना पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया अकेले रहता है। वैसे ही हमारे आ जाते हैं प्लास्टिड्स। प्लास्टिड में कौन आएगा? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट का ही टाइप है। तो मैम क्या क्लोरोप्लास्ट के अलावा भी कोई प्लास्ट होते हैं? हाँ होते हैं, इस चैप्टर में पढ़ोगे। ल्यूकोप्लास्ट नाम सुना है क्या? यस मैम। अगर नहीं सुना है तो चैप्टर में सुन लोगे ना। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट अलग से नहीं लिखा है मैंने, प्लास्टिड पूरा लिख दिया सारा मिलाकर। प्लास्टिड होता है। फिर से हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ रहे हैं तो इसको भी पढ़ेंगे, बर्गर को, है ना? बर्गर पढ़ेंगे, राइबोसोम। राइबोसोम। देन हम पढ़ेंगे साइटोस्केलेटन, अस्थि पंजर किसके? सेल के। साइटोस्केलेटन, स्केलेटन। क्वेश्चन आया याद। वो गार्ड सेल पढ़ी थी अपन ने? यस मैम। गार्ड सेल में ऐसे कुछ माइक्रोफाइब्रिल्स अरेंज रहते हैं। यस मैम। ठीक है, काय सेलुलोज। बनते हैं सेलुलोज के। यस मैम। यस मैम। कुछ कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कुछ सेल्स होती है जिसके हाथ पैर भी होते हैं। कुछ कुछ सेल्स के क्या होते हैं? कितने पॉइंट हो गए? 5 6 7 7 8। हाँ हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला है ना। कुछ कुछ सेल के हाथ पैर भी होते हैं, जैसे सीलिया और फ्लैजिला। पिलाई नहीं बोलेंगे यहाँ पे, पिलाई नहीं है शायद पढ़ने को। सीलिया एंड फ्लैजिला मेन होता है ना। अपन यहाँ यूकैरियोट में स्पेशली प्लांट और एनिमल सेल की बात करेंगे, और वो भी पता है ये पोर्शन जो है ना जूलॉजी में बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन ऐसा है कि क्या बोलूं, बस अब क्या ही बोलूं मुझे पढ़ाना है। ठीक है, तो सीलिया एंड फ्लैजिला। अगला पॉइंट देखते हैं इसका, 9th वाला पॉइंट। सीलिया फ्लैजिला मतलब हाथ पैर भी होते हैं सेल के। उसके बाद हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या इसी में आगे मिलता है हमको सेंट्रियोल्स, उसी का पार्ट होता है। देखेंगे सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल्स के बारे में। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मॉनिटर, सेल का जो मॉनिटर होता है कौन होता है? न्यूक्लियस। क्लास के मॉनिटर तो नाम से ही बदनाम है, लेकिन ये बहुत फेमस है। क्लास के मॉनिटर जैसे मैं नाम से ही बदनाम हूँ, पर मैंने ऐसे बोर्ड पे नाम, बात क्यों कर रहे हो, बोर्ड पे नाम लिखूं क्या? है ना, ऐसा वाला नहीं सीन था बेटा, अच्छे बच्चे थे। न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं। कौन है? अपना मतलब वो मॉनिटर है, पूरी सेल को क्या करता है? रेगुलेट करता है, कोई भी फंक्शन को रेगुलेट करता है। एक लास्ट पार्ट बचता है क्या? माइक्रो बॉडी। ये सारी चीजें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इतने सारे नाम देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक दे रखे हैं और बहुत इजी है। अपन जिस फ्लो में जो बना के रखा है ना, ऐसा पूरा फ्लो वैसे ही पढ़ेंगे, सारे ऑर्गन को हम वैसे ही लाइन से पढ़ेंगे तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। चलो स्टार्ट करें। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है? व्हाट इज अ सेल। चलो पहला पॉइंट आता है हमारा ए। आगे जाए ना, क्या होगा? कोशिका क्या है? सेल क्या होती है? सेल को कोशिका बोलते हैं बेटा ना, दिल पे मत ले लेना। आ जाते हैं व्हाट इज अ सेल। सेल क्या है? कोई मजाक करने वाली बात है? हमको मालूम है यार, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं। बहुत सारे से साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं यहाँ इस टॉपिक में। मतलब व्हाट इज अ सेल और इसके बाद वाला सेल थ्योरी, दोनों टॉपिक को मिलाकर हम टोटल 6 साइंटिस्ट की बात करेंगे। पेन को मत काउंट कर लेना, 6 साइंटिस्ट की बात करेंगे। ठीक है, 6 साइंटिस्ट टोटल मिलेंगे, इसमें 3 मिलते हैं और बाद वाले में फिर से 3 मिलेंगे, मतलब सेल थ्योरी वाले ओवरव्यू में। अब बात करते हैं कि सेल क्या है। कोई मजाक चल रही है? सेल क्या है? सबको पता है, फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यही बोलते हैं। बेसिक यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कौन है? स्पीशीज। मैम ऐसी मजाक मत किया करो, बिल्कुल पसंद नहीं है हमको। जैसे आपको खिचड़ी पसंद नहीं है, वैसे हमको ऐसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है ना। ये अचानक से यहाँ थे और वहां जाके बोल देते चलो उधर सोचो। ठीक है, ऐसा नहीं सोचोगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा कि अच्छा हमें को ये याद है कि नहीं, है ना, वो वाला सीन है। हमने क्या करा, कोई भी सेल को हम अगर देखें यूनिसेलुलर, सबने स्कूल में अमीबा पैरामीशियम को देखा होगा ना, वो स्लिपर सेल और वो अपना अमीबा है ना, ये तो नॉर्मल है। अगर हम हमारी बॉडी को भी छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर ले,
और उसके बाद में माइक्रोस्कोप में स्टडी करने की कोशिश करें ना, तो हमको पता चलेगा कि हमारी बॉडी जो है उसके अंदर कुछ और मतलब उसका कुछ पार्ट है जो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, डिवाइड हो रहा है कंटिन्यूअसली। प्लांट का ले लिया मैंने, प्लांट का टिप वाला पार्ट ले लिया, वहां पर आपको एकदम छोटी छोटी सी सेल्स मिलेंगी, मेरिस्टेमेटिक सेल टिप वाला शाम ले लिया मैंने, शूट अपाइकल मेरिस्टेम, बात समझ रहे हो? तो वहां की सेल कंटिन्यूअस डिवाइड कर रही है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है वो डिवाइड करती रहती है। अगर हम उन सेल को खोल कर देखें, प्लांट है तो हमको वहां सेल वॉल मिलेगी, क्लियरली बात है। तो हमको बाद में जो साइंटिस्ट आए हैं, 2-3 उनके नाम बताऊंगी, उनको पता चला कि यार कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे यूनिसेलुलर हो चाहे मल्टी सेलुलर हो, उसके अंदर एक लास्ट यूनिट जो बचती है वो सेल ही होती है, वो सेल से ही मिलके बना होता है, ठीक है। और सेल जुड़ जुड़ के पहले टिश्यू बना लेती है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम से अपना ऑर्गन सिस्टम एंड बॉडी बन जाती है, यही होता है। Yes, ma'am. तो बताओ मुझे, प्लांट के अंदर कौन से ऑर्गन सिस्टम हमने पढ़े? बोलो। रूट, शूट सिस्टम, stem, leaves. क्या ऐसे बोल रहे हो? ऑर्गन सिस्टम पूछा है मैंने, ऑर्गन नहीं पूछा है कि फ्लावर, रूट, स्टेम, लीव्स, बहुत मार खाओगे। ऑर्गन सिस्टम पूछा है मैंने क्वेश्चन, पन्ने पलटा लो, एनाटॉमी का नोट सामने पढ़े हैं तो मिल जाएगा, फर्स्ट पेज पे। राम श्याम दिख रहा है? Yes, ma'am. Root apical क्या कर रहे meristem हो और यार? shoot कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी क्वेश्चन भी ढंग से नहीं सुन रहे हो, ठीक है। टिश्यू जो होता है, कितने टाइप का टिश्यू पड़ा प्लांट में? 2 types के। 2 टाइप के, मेरिस्टेमेटिक और Meristematic और परमानेंट। अब फिर से कोई permanent। शुरू मत करो यार, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सबको याद है, नहीं याद है तो फिर खुद से अकेले घर में बड़बड़ाते रहना। हाँ, अब हम आते हैं वापस इस पर कि साइंटिस्ट लोगों ने बहुत सारी स्टडी करने के बाद में पता किया कि यार जो भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो सब सिंगल यूनिट से बना होता है, सेल से, मतलब सिंगल एक बेसिक यूनिट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो क्या मैं पहला पॉइंट बच्चों जैसे लिख दूं क्या? सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये तो बच्चों वाली बात हो गई, सबको याद भी हो जाएगा, बन सकता है क्वेश्चन, क्या है, बनाने वाले को कुछ भी बना ले। अब मैं बात करूंगी 3 साइंटिस्ट की, है ना। व्हाट इज अ सेल में हम 3 साइंटिस्ट पढ़ेंगे, एनसीईआरटी ने 2 दिए हैं, मैं एक जबरदस्ती पढ़ाऊंगी, पढ़ लो, इंपॉर्टेंट है। तो पहला साइंटिस्ट आता है हमारे पास में, एंटोन वॉन। साइंटिस्ट है भैया, साइंटिस्ट है, तो चश्मा पहना देते ना इसको, अच्छा नहीं लगेगा, गोल वाली फ्रेम ही अच्छी लगेगी, गंजू तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। साइंटिस्ट हो गया, पहला साइंटिस्ट हमारे पास आया, क्या नाम है? एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। पूरा नहीं लिखूंगी मैं, क्या लिखना पड़ेगा? एवीएल। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये पिंक कलर आपको दिखाई दे रहा है बेटा? मुझे नहीं दिख रहा है क्योंकि यहीं के यहीं है। नो मैम, नहीं दिख रहा है प्रॉपर्ली। तो पहले नहीं बोलते बना, अब मैंने इतना लिख दिया उसके बाद बोल रहे हो, मतलब बताओ, पूछना पड़ रहा है इनसे। ये तो दिख रहा है, स्पेलिंग याद नहीं। हाँ दिख रहा है, अभी दिखेगा, चलो दिखेगा, समझ जाना। एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक है। ल्यूवेनहॉक जो है ये ना नीदरलैंड का साइंटिस्ट है, नीदरलैंड का रहने वाला है, और कोई शॉप वॉप पर काम करता था, माइक्रोस्कोप की शॉप थी इसकी, है ना, बता रही स्टोरी याद नहीं रखना है। तो वहां क्या है कि पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप है, ये 1600 सदी की बात है, 1600 के समथिंग कुछ, माइक्रोस्कोप पूरी तरह डेवलप भी नहीं थे तब, 1600 के मतलब आज से हम अगर 2000 चल रहा है हमारा, तो मतलब कुछ 400-500 साल पुरानी बात हो गई, यस मैम, है ना। तो उस टाइम पे क्या है कि माइक्रोस्कोप इतना डेवलप नहीं था, कुछ ऐसे पुराने टाइप के माइक्रोस्कोप थे। तो इसने क्या करा, इसने जो अपना जो नाले का पानी होता है ना, गंदा पानी, उसको माइक्रोस्कोप में उसकी ड्रॉपलेट्स को लेकर चेक किया, और बारिश की जो बूंदे होती है उनको भी लेकर चेक किया। तो उसको पता चला कि यार कोई ऑर्गेनिज्म है जो इसमें मूव कर रहा है, मतलब ये पानी है तो ये ऑर्गेनिज्म क्या, मतलब मूव कौन कर सकता है? जो लिविंग है, सिंपल सी बात है ना, मूव कौन कर सकता है? जो लिविंग है। तो यार वो एकदम शॉक्ड हो गया कि यार ये क्या चल रहा है, ऐसे मूव क्यों हो रहा है। फिर वो एकदम पगला टाइप का साइंटिस्ट था, ऐसे अपने टिथ में जो स्कम होता है ना, हम खाना खा लेते हैं फिर ब्रश नहीं करते हैं, आप 2-3 दिन तक ब्रश नहीं किया हो, कुछ गंदे बच्चे जो 2-3 दिन तक ब्रश नहीं करते हैं, आलसी लोग, तो वो स्कम जो आपने हाँ दांतों पर लग जाता है, फिर उसको निकाल के, घिनी हरकतें करी इसने पूरी, तो है ना, तो उसने वो स्कम निकाल के उसकी स्लाइड बना के उसको भी चेक किया। तो उसको वहां पर भी वैसे ही, अब भैया गंदगी हो गई आपके टिथ पर, हम क्यों ब्रश करते हैं?
क्या बोलते हैं हम, आपके टूथपेस्ट में नमक है, आपके टूथपेस्ट में हींग है, मिर्ची, धनिया, क्या क्या है, ऐसा वाला सीन नहीं। उसके लिए कि खुशबू आएगी हमारे मुंह से, नहीं बेटा, हमको बैक्टीरिया हटाने। और इवन हमारा डेटॉल जो है या जो भी है, हमारे जितने भी हैंड वॉश वगैरह, वो भी पूरे बैक्टीरिया नहीं हटा सकते, वो भी 99.9 पे आके अटका देते। एक अगर 0.1 भी बच गया ना तो वो धमाके कर देगा, क्योंकि बैक्टीरिया हम लोग जानते हैं, बाकी लोग नहीं जानते। उल्लू बनाते हैं ये एडवर्टाइज वाले। हम लोग जानते हैं कि बैक्टीरिया हर 20 सेकंड में डिवाइड हो जाएगा। सही है? यस मैम। अगर वो 0.1 भी बच गया तो वो क्या कर देगा, तबाही ला देगा वो तो। पर लोगों को समझ नहीं बैंड हो जाएगा। पर अपने को पता है, अपन तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ, पर 99.9 को तो खत्म कर ले एटलीस्ट, इसलिए बार बार लगे रहते हैं, है ना? हाथ धोते रहो, सैनिटाइज करते रहो। कभी कभी तो लगता है सैनिटाइजर खा तो नहीं लिया है, ठीक है, वो वाली फीलिंग आ जाती है। इतना कर ले, तुम लोग तो घर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जो लोग बाहर घूमते रहते हैं, हम लोग जैसे, हमको बार बार हाथ सैनिटाइज करने होते हैं, वॉश करने होते हैं। क्यों? बैक्टीरिया की वजह से। अब ये जो साइंटिस्ट था, इसने टिथ स्कम को लिया और उस पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, और टिथ स्कम में इसको पता चला पहली बार कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म इसको देखने को मिला माइक्रोस्कोप में जो लाइव था, मूव कर रहा था। लेकिन ये पूरी तरह से नहीं बता पाया कि ये है क्या। हमको पता है, आज हमको पता है कि बैक्टीरिया एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो मोनेरा किंगडम से बिलोंग करता है, और वो भी हमको डायरेक्टली नहीं पता है, हमको भी आरएच विटाकर बता के गया 1969 में। सही बात है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बहुत बड़े साइंटिस्ट नहीं, हमने भी पढ़ पढ़ के ज्ञान अर्जित किया है। तुम मुझसे पढ़ रहे हो, मैं कहीं और से पढ़ के आई हूँ, तो वैसा वाला सीन रहा। एक्चुअल में इसने पहली बार देखा था लाइव सेल को। तो हम क्या यहाँ पर ऐसा एक पॉइंट बना सकते हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक के लिए, फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। सबसे पहले लाइव सेल को किसने देखा? इसने देखा। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब, उसके बारे में उसने बताया कि भैया कुछ तो है जो नींद आए कम, है ना? गाना नहीं है। तो यहाँ पर उसने पहली बार बोला कि यार कोई ऑर्गेनिज्म है, इस जो भी मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं डेड एंड डिके मटेरियल होता है, वहां पर कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म होता है जो मूव कर सकता है। फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड द सेल, और वो भी कैसी वाली सेल? लाइव सेल। ये याद रखना है, क्वेश्चन बन सकता है। लाइव सेल क्या मैम डेड सेल भी देखी है क्या किसी ने? हाँ बेटा, डेड सेल भी एक साइंटिस्ट ने देखी है। तो लाइव सेल फर्स्ट टाइम कौन से साइंटिस्ट ने देखी, याद रहेगा? यस मैम। ठीक है, तो उसको जो लाइव सेल उसने देखी थी ना बेटा, लाइव सेल उसने जो देखी थी, लाइव सेल यहीं लिख देते हैं, लाइव सेल, उसको उसने नाम दिया उस सेल को। वो जो टिथ स्कम लिया उसने, उसको नाम दिया। क्या नाम दिया उसने? उसने उसको बोला एनिमल क्यूल, क्योंकि वो जानवरों की तरह चल रही थी, है ना, जानवर, एनिमल क्यूल, ये टर्म उसने यूज की थी। शायद एनसीईआरटी ने नहीं दी है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मैंने छोटा सा बोला है ना। कहीं दिख जाए प्रैक्टिस शीट में तो बंदूक लेके खड़े मत हो जाना कि मैम ये पढ़ा नहीं है ना, बता दिया है। आगे चलते हैं। दूसरा साइंटिस्ट, पहला देख लिया, दूसरा वाला साइंटिस्ट आता है। दूसरा साइंटिस्ट है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन मैं बताऊंगी, कभी कभी इसका क्वेश्चन पहले बहुत पूछते थे, रॉबर्ट हुक। यस मैम। है ना? रॉबर्ट हुक को भी चश्मा लगा दो, क्योंकि जितने भी पढ़ने वाले होते हैं ना उनको चश्मा लगा रहता है। मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, तो मैम आप आपके लिए बोल रही हूँ, मुझे नहीं लगा है। पढ़ने वाला। अरे इसको तो लड़की बना दिया मैंने, ऐसा बोलते हैं, मैंने नहीं बोला। अरे लड़की बना दिया यार, देखो, ठीक है। रॉबर्ट हुक जो था, रॉबर्ट हुक ने पहली बार डेड सेल देखी। लाइव सेल किसने देखी? ल्यूवेनहॉक ने। यस मैम। यस मैम। हाँ, अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कल हमने पढ़ा था कॉर्क। यस मैम, कॉर्क में देखी थी। सुबेरिन होता है, बाद में वो डेड हो जाता है, मतलब शुरुआत में तो लाइव सेल रहती है, बाद में सुबेरिन डिपॉजिट होता रहता है, धीरे धीरे वो डेड हो जाती है सेल। और कभी कभी वो पेरेंटाइमेटर सेल लाइव सेल भी बनाता है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती है, और बाद में लेंटी सेल्स जैसे फटती है। कौन? फेलोजन। यस मैम, का नाम था कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कॉर्क कैम्बियम को हम कैम्बियम। मजबूरी में बना हुआ कैम्बियम बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम पहले आकर धमाके से क्या करता है, बाहर की सारी सेल्स को, मतलब वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर की पूरी लेयर्स को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। सही है, खत्म कर देता है। ठीक है। तो कमांड से निकाल भगवान जी देता है। अवतार लेते हैं, मसीहा भगवान बन जैसे के अवतार आता है। लेते हैं ना, मैं दिख नहीं रही Yes, हूँ, ma'am. बाकी पोजीशन पूरी वैसी दी है। भगवान जी अवतार लेते हैं। भगवान जी अवतार कौन? भगवान जी मसीहा। हमारे कॉर्क कैम्बियम फेलोजन, है ना। तो फेलोजन बाहर की तरफ बनाता है फैलम, फैलम को हम एक और नाम बोलते हैं कॉर्क। नीचे की तरफ बनाता है वो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसको हम बोलते हैं फेलोडर्म। फैलम, फेलोजन, फेलोडर्म, तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं पेरिडर्म। पेरिडर्म प्लस सेकेंडरी फ्लोएम इज इक्वल टू बार्क। समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आगे चलें। रॉबर्ट हुक की हम बात करें, रॉबर्ट हुक ने काम किया बेटा कॉर्क सेल पर। कॉर्क सेल,
कॉर्क सेल जो होती है, हाँ एक और बात बता दूं, मैं कल ही देखी हूँ कि सुबेरिन का डिपॉजिट होना भी कहीं कहीं कुछ कुछ बुक्स के अंदर सेल को डेड बनाता है और कुछ कुछ में लाइव बनाता है। अभी यहाँ पर हमको मालूम है कि कॉर्क सुबेरिन का बना है, तो अब मैं जो बता रही हूँ ना, तो ऐसा बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल पर काम किया। उसने क्या करा देखना सुनना, उसने कॉर्क को लिया, कॉर्क वही दारू की बोतल पर जो आता है ना इधर देखते हैं। मैम आपको बड़ी प्रैक्टिस है, नहीं बेटा इतनी अच्छी आदतें नहीं है मेरी, देखो जरा। उसने क्या देखा कि यार कॉर्क जो है, उसने कॉर्क का एक सेक्शन कट लिया, ऊपर से कट किया, स्लाइड बनाई उसकी और उसको चेक किया, तो उसको ऐसे ऐसे चैम्बर दिखे, ऐसे ऐसे चैम्बर दिखे। तो वो जहाँ रहता था, रॉबर्ट हुक जहाँ का था, तो वहाँ जो मंक होते हैं ना हमारे, जो चर्च में जो काम करते हैं, है ना, जो वहाँ के जो फादर होते हैं, वो उनके ना क्वार्टर में से चैम्बर होते हैं, क्वार्टर में से चैम्बर होते हैं उनके। तो उसने उनके बेसिस पर उसको ऐसे ऐसे चैम्बर दिख रहे थे, तो उसने बोला यार चैम्बर को, तब उनकी लैंग्वेज में सेला बोलते हैं बेटा, चैम्बर को क्या बोलते हैं? सेला बोलते हैं। तो उसने फिर बाद में बोला कि यार ये जो सेल्स हैं, मतलब जो कॉर्क है, अगर उसको अपन ऐसे देखते हैं ना, तो कॉर्क के अंदर हमको ऐसे कुछ चैम्बर दिखाई देते हैं। फिर बाद में पता चला एक्चुअल में ये डेड सेल है जिस पर सुबेरिन डिपॉजिट है। तो आपको मैंने बता दिया है, ये इतना याद नहीं रखना है। सेला एक्चुअल में क्या है? सेला हमारी आज की सेल्स हैं, और वो सेल्स कौन सी है? हमारी कॉर्क की सेल्स है, सुबेरिन डिपॉजिट है। ये हमको आज पता है, यहाँ सुबेरिन डिपॉजिट था, ऐसा सुबेरिन डिपॉजिट था। ठीक है, दूसरी बात, उसने, अगर आपसे क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन क्या बन सकता है, एनसीईआरटी में नहीं दिया तो इतनी डिटेल जाने की जरूरत नहीं, बस अपने को क्या याद रखना है कि पहली बार लाइव सेल को किसने देखा और पहली बार डेड सेल को किसने देखा। फर्स्ट ऑब्जर्व द सेल इन पीस ऑफ कॉर्क, फर्स्ट ऑब्जर्व द डेड सेल, द सेल इन द पीस ऑफ कॉर्क। डेड सेल लिख लो यार, डेड सेल। ठीक है, पहली बार डेड सेल को किसने देखा? तो वो रॉबर्ट हुक ने। और लाइव सेल को किसने देखा? एंटन वन ल्यूवेनहुक। बोलो, इतनी बात समझ में आई? ये जो हम स्टोरी सुन रहे हैं ना, ये 1600 की है, 1857 की क्रांति है ना। मतलब 10th में जब थे, तो मेरा मीडियम हिंदी रहा है, तो वहां पर उस टाइम पे क्या था, सोशल साइंस तुम लोगों ने भी पढ़ी होगी, तो बाप रे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बाप रे बाप, है ना। तो भगवान भरोसे सारे काम होते थे, तो वहां पर मुझे कुछ ऐसे ईयर याद है। आगे चलते हैं, है ना। ये कितने साइंटिस्ट हो गए? 2 साइंटिस्ट। अब आते हैं हम थर्ड वाले साइंटिस्ट पर। थर्ड वाला जो साइंटिस्ट है वो भी रॉबर्ट है, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट, उसकी स्पीशीज क्या है? भूरे कलर का है, मेरा भूरिया है वो, मैं उसको भूरिया बोलती हूँ। कौन है मेरा? भूरिया। देखो, गुरु भाई, उसके बाद में चश्मा तो इसको भी लगाना पड़ेगा, भैया इंटेलिजेंट है ना, ऐसे भूरिया भैया। अब इसने क्या करा? सेल के बारे में बता दिया, डेड सेल बता दी, लाइव सेल, अब कुछ बचा ही नहीं जिंदगी में करने को, बड़ा दुखी हो गया। तो उसने बोला कि मैं तो ब्राउनीज खाऊंगा, मैं तो क्या खाऊंगा? ब्राउनीज खाऊंगा। ब्राउनीज खाइए, ब्राउनीज, न्यूक्लियस, यस मैम। तो बस ऐसे ब्राउनीज रखी हुई है, ठीक है, तो ये ब्राउनीज खा रहा है, मस्त। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं सेंटर में कुछ क्या रखा रहता है। बेसिकली हम सेल का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो सेंटर में क्या रखते हैं? न्यूक्लियस। तो अगर ऐसा इमेजिन कर लेना, ये साइंटिस्ट का नाम याद नहीं रहा इसलिए बनाया है ना, कुछ कुछ बच्चों को याद नहीं रहता है। तो पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की है? रॉबर्ट ब्राउन, मैडम का भूरिया। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। क्या हो रहा है? डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। बोलो, याद हो जाएगा? बस इतना ही है इसमें, इसके बारे में कोई स्टोरी नहीं है। यस मैम। आगे चलें। यस मैम। पहला ओवरव्यू कंप्लीट। दूसरा ओवरव्यू शुरू होगा हमारा क्या? सेल थ्योरी। चलें, इसमें भी 3 साइंटिस्ट मिलेंगे, 3 हमने पढ़ चुके हैं, 3 हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? अब 1600 वाला सीन जो था वो खत्म। 200 साल बाद लोगों की फिर से बत्ती जलने लगी कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम धाम कर लो, वो वाला सीन हो गया। तो काम धाम सेल के लिए स्पेशली, बाकी तो कर रहे थे, ऐसा नहीं है, सेल के लिए स्पेशली 200 साल बाद बत्ती जली। एक जली 1838 में, मतलब 1838 में, और एक बत्ती जली थी 1839 में, है ना, 1 साल के बाद। हाँ, 1 साल के बाद इसने सोचा कि यार ये भी कुछ काम कर रहा है, मैं भी कर लेता हूँ, अच्छा लगेगा, है ना। देखो जरा बेटा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, नाम में गड़बड़ करते हैं बच्चे, लेकिन हो जाएगा, इजी है। ठीक है,
क्या है, 1838 में एक साइंटिस्ट था, दोनों लड़के ही हैं, है ना। अब इसका वैसा नहीं बना रहे, बस डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं, समझ जाना। बंदे ही हैं, बंदियां होती तो वैसे कान में ईयर रिंग पहना देते उनको मस्त, ठीक है। अब बंदे हैं तो क्या कर सकते हैं, लड़कियां बेचारी को पढ़ने नहीं देते थे रे बेटा, पहले पढ़ने नहीं देते थे, अब पढ़ने देते हैं, इसलिए कम ही मिलती है, बेचारी एक ही मिली अभी तक, किथरा है नसाओ, है ना। तो देखते मैम बस की हॉर्न आ रही है। एक साइंटिस्ट आता है माल्थियस श्लीडेन, नाम क्या है, माल्थियस स्लीडेन। श्लीडेन, इसके नाम में ही ये मेथी नाम है, अच्छा आया। इसके नाम में ही मेथी है, जिसके पराठे आजकल बड़े चर्चा में है, ठीक है। सही है, यस मैम। सही है मैम। क्या है, सारी चीजें आ जाती है। मेथी अब ढंग से नहीं बना पाऊंगी, समझ जाना, मेथी है ये, छोटी छोटी पत्तियां होती है। मम्मी जब कभी कभी बोल देती तू पढ़ नहीं रहा है या तू पढ़ नहीं रही है, पकड़ चल साफ कर, होता है। यस मैम। नो मैम, नो ये होता मैम। है। ये माल्थियस, इसके नाम में ही मेथी भरी हुई है, तो ये पक्का बॉटनिस्ट होगा, यस मैम, है ये ना। सही तो ये पॉइंट है। बॉटनिस्ट था कहाँ का, जर्मन का, जर्मन बॉटनिस्ट। यहाँ पर गड़बड़ करता है बच्चा कि बॉटनिस्ट है या जूलॉजिस्ट था। ये श्लीडेन, पूरा नाम याद रखना, माल्थियस श्लीडेन, बोटनिस्ट है। ठीक है, ये बॉटनिस्ट था। एक और आता है हमारा दूसरा वाला जो साइंटिस्ट है, उसका नाम है थियोडोर श्वान। श्वान जो आप जानते हो, मैंने आपको एक श्लोक सुनाया था, Yes, ma'am, श्वान से। ध्यानम स्वानिंद्र तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी Yes, ma'am. विद्यार्थी पंच लक्षण, ऐसा कुछ बोल दिया था। मैम इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, विद्यार्थी के काक पास चेष्टा, लक्षण हो कौवे गए हैं। जैसा, मतलब कौवे जैसी हमारी चेष्टा होनी चाहिए, काक चेष्टा। बक्को ध्यानम, बगुले जैसा हमारा ध्यान होना चाहिए। बक्को ध्यानम स्वान निंद्रा, कुत्ते जैसी नींद होना चाहिए, तुरंत जग जाना, पर ऐसे होते नहीं है, नहीं होने चाहिए। पड़े रहते हैं। कुत्ते जैसी नींद तो है, स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी, बाकी कम नहीं है। खाना चाहिए, जो मेरे पे कभी अप्लाई कम होता है, खाने वाले। कम खाना चाहिए, अल्पहारी गृह त्यागी, घर छोड़ के पढ़ाई करना चाहिए, मैंने की है, गृह त्यागी। मैंने भी की है, 12 साल हॉस्टल। विद्यार्थियों के, तो मैम, हम मैं भी विद्यार्थी कर की रही हूँ। कैटेगरी में नहीं आते हैं, बिल्कुल नहीं आते। मैं तो नहीं आ रही हूँ अभी फिलहाल, और तुम भी नहीं, घर पे हो अभी। नहीं मैम, हॉस्टल में हूँ। मैम हॉस्टल में रहते हैं मैम। थियोडोर श्वान के बारे में पढ़ते हैं। तो अब क्या होता है, थियोडोर श्वान जो है, श्वान एक्चुअल में बेटा है ना, हिंदी में आप लोगों ने एक वो अपना श्वान बोलते हैं यार, इसको तुम लोग ने देखा होगा, व्हाइट कलर का होता है, जूलॉजी में भी पढ़ते यस हो। मैम, बिल्कुल Yes, ठीक है। ma'am. यस मैम। क्या है ये, मेरे को नाम नहीं याद इसका, मतलब हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, सॉरी हिंदी वाला नाम जो देसी लैंग्वेज में चलता है, वो किसी को पता है क्या? स्वान। श्वान को हंस नहीं यार, हंस। पता नहीं मैम क्या बोलते बुगला। हैं। बगुला, बगुला बगुला नहीं नहीं है ये। मैम, अब ये मुझे नहीं डक याद है बनाया क्या है, पर है। श्वान है ना, एक जानवर को बोला जाता है, ठीक है। अब ये जानवर बोल रहे हैं यस तो मैम, जूलॉजी वाला स्वान रहा तो होगा। लंबी जैसी होती है। मैम जानवर नहीं, वो बर्ड है। हाँ जो भी है, यस मैम, एक्चुअली जूलॉजी से मेरा दूर दूर तक कोई नाता नहीं, 10 साल हो गए, ठीक है, दूर दूर तक कोई नाता नहीं, पहले ही बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब मैम, यहाँ पर आपने ये चलते हैं। डक ये बनाया बंदा है, जो है ये स्वान ब्रिटिश नहीं का है। था, ब्रिटिश का था ये बंदा, कहाँ का था, ब्रिटिश स्वान का का, हिंदी का मतलब वहाँ का। ये जानवरों की Zoologist बात था। कर रहे हैं तो जूलॉजिस्ट हो था। बोलो, अब तो Zoologist। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी दोनों को याद करने में। नो मैम। नो मैम। नो आगे मैम। चले। यस मैम। ये तो जो बंदा था Yes, ma'am. बॉटनिस्ट था, तो सिंपल सी बात है, प्लांट के बारे में बात करेगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना कि भैया मैं बेचारी बॉटनी वाली हूँ तो क्या मैं जूलॉजी के बारे में बताने लग जाऊंगी कि भैया हमारी बॉडी में इतने ऑर्गन सिस्टम है, फलाना ढिमला। हाँ थोड़ा बहुत नॉलेज सब रखते हैं, लेकिन इतना नहीं पता होता है जितना मनोज सर को पता है, उतना नहीं पता है, ठीक है। अब जर्मन बॉटनिस्ट था तो प्लांट पर काम करा था, तो इसने पहली बार प्लांट सेल के बारे में स्टडी करके बताया कि प्लांट सेल जो होती है वो बाहर से कवरिंग से कवर होती है, एक कवरिंग होती है उसमें। सेल देख ली ठीक है, लेकिन कवरिंग के बारे में बात नहीं की थी उन दोनों ने। कौन दोनों? एक लाइव सेल वाला और एक डेड सेल वाला। कौन थे? ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट ब्राउन। इसने बोला, इसने क्या बोला कि ऑल प्लांट cells are made up of, प्लांट सेल बोल रहे, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऐसा लिखना था, ठीक है। आर मेड अप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं सारे प्लांट्स। अच्छा मजाक था वैसे, है ना। फिर उसके बाद में आगे चलते हैं। ये वाला जो बंदा था जूलॉजिस्ट था, तो इसने क्या बोल दिया कि जा तूने ऐसा बोला ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि ऑल एनिमल आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे कोई डिबेट कंपटीशन हो रहा है ना, तू ये बोलेगा तो मैं भी ये बोलूंगा, है ना, वैसा वाला सीन था। फिर इन दोनों ये अलग अलग बोल रहे थे, ये बेचारा जर्मन में था, ये बेचारा ब्रिटिश में था, ठीक है। फिर कहीं वैसे मीटिंग चलती रहती ना साइंटिस्ट लोगों की,
सामूहिक अरे यार मैं कुछ और टर्म बोल रही थी, नहीं बोलना चाहिए ना इधर आते सामूहिक विवाह सम्मेलन, ये कोई शादी वादी में नहीं गए थे ये कई मतलब मीटिंग जो होती है साइंटिस्ट लोगों की, वहां गए थे। तो दोनों की मुलाकात हुई, दोनों ने बात की। तो ये जो ये था ना श्वान बेचारे, प्लांट तो सीधे होते हैं ना, तो ये बंदा सीधा ही था। प्लांट तो कुछ नहीं बोलते, तुम उनको मार लो काट लो कुछ भी कर लो, कुछ नहीं बोलते, काट लो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेंगे हम, बस ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन एनवायरनमेंट में कम कर देंगे, मरोगे सालो मरोगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग, मन में बोलते हैं, हमको नहीं बोलते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन उसके लिए बोलते, बद्दुआ देते उसको कि अभी तुम हमारी बैंड बजाओ, हमारी बैंड बज जाएगी, फिर तुम्हारी बैंड बजना शुरू होगी, ऐसा बोलते हैं। पर क्या कर सकते, नहीं सुधर सकते, कुछ चीजें कभी नहीं सुधर सकती है भैया। हमको फिर से सतयुग में जाना है, तो हम ऐसे पाप जो है वो कंटिन्यूअसली करेंगे, अभी कलयुग चल रहा है ना, इसलिए। फिर श्वान की हम बात करते हैं। श्वान जो था वो एनिमल पर काम कर रहा था, तो दिमाग भी जानवरों जैसे ही था उसका। तो उसने क्या करा, जब ये दोनों मिले ना, तो इसने बोला बॉटनिस्ट ने कि देख भाई यार, मैं ना प्लांट पे काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सब सेल से मिलके बने होते हैं। तो ये बड़ा बैठे बैठे सोच रहा, अच्छा वो चतरा था ये। तो इसने क्या करा, इसका जो आइडिया था ना इसने चुरा लिया। क्या करा, इसका आइडिया इसने चुरा लिया, श्वान ने चुरा लिया। तो इसने फिर अपना एक अगला पॉइंट बोला कि ऑल एनिमल सेल आर, पहले तो इसने बता दिया एनिमल के बारे में, पहले तो इसने सोचा कि डायरेक्ट अगर मैं प्लांट की बात करूंगा ना तो इसको बुरा लग जाएगा। तो उसने क्या बोल दिया, उसने बोला कि ऑल एनिमल जितने भी एनिमल्स है वो बाहर एक कवरिंग से कवर्ड रहते हैं। ऑल एनिमल सेल्स आर, एक मिनट रुकना है ना बेटा, इसको हटा दे जरा। ऑल एनिमल सेल्स आर बाउंड, किससे बाउंड रहती है, बाय अ सेल मेम्ब्रेन। पहली बार सेल मेम्ब्रेन की बात कर दी थी इस बंदे ने कि एनिमल सेल जो होती है ना वो सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है। और फिर उसने इसका आइडिया तो चुरा ही लिया था कि इसने क्या बोला था कि भैया प्लांट भी सेल से मिलके बना होता है। तो इसने सोचा कि चलो मेरा नाम अच्छा है, सब लोग जानेंगे। तो इसने फिर एक पॉइंट और बोल दिया कि एनिमल के तो भले सेल मेम्ब्रेन से बाउंड है सेल, लेकिन जितने भी प्लांट हैं उनकी सेल बाउंड रहती है। ऑल प्लांट सेल आर बाउंडेड, किससे बाउंड रहती है, सबसे बाहर क्या लेयर मिलती है, सेल वॉल, सेल वॉल। प्लांट, ऑल प्लांट सेल हैव सेल वॉल, डायरेक्ट लिख देते हैं सेल वॉल। लास्ट में क्या होती है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। बताओ, उसका आइडिया चुरा लिया, काम वो कर रहा था बेचारा प्लांट पे और उसने आइडिया चुरा लिया। ठीक है, अब आपको सबको ही पता है एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में मुझे स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर हम मतलब आपको मालूम है कानून के हाथ बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो लोगों को पता चला, लोगों को क्या पता चला कि भैया श्लीडेन ने प्लांट पर काम किया है। और ये जो सेल वाली उपज है ना, सेल के बारे में सोचना, ये पहली बार सोचा किसने था, श्लीडेन ने ही सोचा था। पर ये श्वान है ना, इसने जानवरों वाला दिमाग लगा के उसका आइडिया चुरा लिया। तो आप श्वान को तो ऐसा नहीं बोल सकते कि भैया तेको हम कुछ नहीं देंगे, है ना। तो श्लीडेन और श्वान दोनों को एक साथ बोला जाता है कि इन दोनों ने पहली बार सेल थ्योरी की बात की थी। क्या बताया इन दोनों ने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो, वो सेल से मिलकर बने होते हैं। ये सेल थ्योरी होती है। पहला पॉइंट आया सेल थ्योरी का कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से मिलकर बने होते हैं। पर अगर आपका क्वेश्चन ऐसा हो कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बने तो हैं, लेकिन वो सेल्स है वो कहाँ से आई, जो सेल्स है आज का जो इंसान है वो कहाँ से आया, तो हमने बोल दिया आदिमानव। तो आदिमानव कहाँ से आया, तो हमने बोला कि उससे नीचे वाली कैटेगरी। आप जैसे बोलते हो ना कि सबसे पहले मछलियां आई, फिर अपन बोलते हैं एम्फीबियंस आए, उसके बाद में रेप्टाइल्स आए, पढ़ते हो ना इवोल्यूशन में। यस मैम, ठीक है, तो अपन जैसे प्लांट में पढ़ते हैं कि भैया एल्गी आई, एल्गी के अंदर कुछ चीजों की कमी थी तो हम ब्रायोफाइट्स में लाए, ब्रायोफाइट्स में कुछ कम था तो हम टेरिडोफाइट्स में लाए, फिर हम जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म तक पहुंचे। ठीक है, क्या आज का इंसान पुराने इंसानों की तरह, मतलब पुराने इंसान नहीं, पुराने जो जानवर या जो भी कैटेगरी थी उससे रिलेट करता है? तो हम बोलेंगे हाँ कुछ कैरेक्टर्स होते हैं लेकिन इवोल्यूशन होता है। आप पढ़ते हो डार्विन और लेमार्क के प्रिंसिपल्स, पढ़ते हो? यस मैम। तो दिमाग में यही सबके चल रहा था कि भैया चलो श्लीडन और स्वान ने सेल थ्योरी का पहला पॉइंट हमको दे दिया कि जितने भी ऑर्गेनिज्म से, लिविंग हो और प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो किससे बनते हैं, सेल से बनते हैं। लेकिन वो ये नहीं बता पाए कि जो सेल्स हैं, नई सेल्स हैं, वो कहाँ से आ रही है, नई सेल्स बन रही है वो कहाँ से आ रही है। तो उसको फिर तीसरे साइंटिस्ट ने बताया। लेकिन पहले इनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि पहली बार सेल थ्योरी किसने दी है। बोथ टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, बोथ टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी पहली बार किसने दी है,
श्लीडेन और स्वान ने। बोलो हो जाएगा। Yes, ma'am. लेकिन ma'am. ये थ्योरी आपको क्या नहीं दे पाई, क्या बोला मैंने, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाई? एग्जिस्टिंग सेल्स कैसे है? हाँ, क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि डिड नॉट एक्सप्लेन एज टू हाउ नाउ न्यू सेल न्यू सेल वर फॉर्म्ड, हाउ न्यू सेल वर फॉर्म्ड, नई सेल्स कैसे बनती है, इतनी सी बात नहीं बता पाई। जबकि हम जानते हैं आज क्या कि सेल डिवाइड होके बनती रहती। लेकिन दिमाग में एक बात आती है कि हमने बोल दिया कि सेल डिवाइड होके बनती है, तो पहली बार सेल कहाँ से आई, पहली जो सेल इस अर्थ पर आई वो कहाँ से आई? हम बोलते हैं ना कि जीवन की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ लाइफ पानी में हुई थी, ऐसा बोलते हैं। यस मैम। पर आप लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हो बहुत सारे साइंटिस्ट के नाम, एक एबायोजेनेसिस करके कोई थ्योरी भी होती है। यस मैम, उसमें फिर एक साइंटिस्ट रहता है, वो अपने पसीने की भीगी हुई शर्ट को ऐसे उसके अंदर कुछ गेहूं बांध के रख देता है और फिर बोलता है कि देखो नॉन लिविंग थिंग से क्या बन जाता है, लिविंग थिंग चूहे आ जाते हैं, चूहे के बच्चे, मुझे चूहे यस मैम, ऐसे ही है ना। क्या मजाक चल रहा है, पागल हो गया था क्या? तो मतलब क्या है भैया, तूने वहां पर चने और गेहूं जो भी रख दिए, प्रेग्नेंट चूहिया आई होगी, उसने खाने के लिए आई होगी अपने बच्चों के लिए, अभी वो उसके बच्चे वहीं हो गए तो अब वो वहीं रहेगी ना। मतलब कुछ तो भी चल रहा था और लोग मानते भी थे, पता है, ऐसी थ्योरी को। लेकिन बाद में जाके वो थ्योरी फेल हो जाती है। ठीक है, पढ़ते हो क्या ये सब? यस मैम। यस मैम। हल्की हल्की मुझे याद है एक्चुअल में साइंटिस्ट कौन था इवोल्यूशन में पढ़ेंगे मैम, है ना। हाँ, जो भी इवोल्यूशन में पढ़ोगे, अगर अभी नहीं पढ़ा है तो ठीक है बेटा, पढ़ोगे ना, टेंशन नहीं लेना, ऐसी सब चीजें मजाक चीजें वहां भी चलती है। ठीक है, ये हो गया। फिर बात आती है कि यार फिर तुम तो ये बता दो कि अपन ने बोल दिया, आज जानते हैं हम कि सेल पुरानी सेल से डिवाइड होकर बनती रहती है, हमारी स्किन निकल गई तो नई स्किन आ जाती है। ऐसा थोड़ी ना कि हमारे यहाँ गड्ढा हो जाएगा कि भैया स्किन निकल गई तो अब स्किन आएगी नहीं वहां पे, है ना, स्किन आ जाती है। तो अब बात आती है कि पहली बार जो आप लिविंग सेल की बात कर रहे हो वो कैसे आई। तो आपको ये भी मालूम है, आप वहां भी पढ़ोगे कि बहुत सारे इन्वायरमेंट में गैसेस थी, गैस के बीच में रिएक्शंस हुई, कुछ कंपाउंड बने, कुछ मॉलिक्यूल्स बने, फिर धीरे धीरे नाइट्रोजन से धीरे धीरे अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड से फिर धीरे धीरे अपना प्रोटीन बना। पहली बार कोई एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बना, उसी प्रोटीन की हेल्प से कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट टाइप के केमिकल्स मिलकर। गैस तो एनवायरमेंट में पहले से ही थी, लेकिन बाद में उनके रिएक्शन से, कंटिन्यूअसली रिएक्शन से धीरे धीरे यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर से, और आज का इंसान आपके सामने खड़ा है। मतलब मेन और भी है ना, आपका इंसान, आज का इंसान है ना, हमें तो वो हो गई होमो सेपियंस है ना। तो भैया ये वाला चीज था कि ऑर्गेनिज्म जो है वो, अपन बात कर रहे हैं कि एनवायरमेंट में पहली सेल कहाँ से आई। तो अब मैं फिर तो एबायोजेनेसिस जो थ्योरी वो गलत होनी नहीं चाहिए कि नॉन लिविंग थिंग से ही तो हमने बनाया है। गैस क्या है, नॉन लिविंग है, और गैस को ही हमने मिक्स करके और पता नहीं क्या क्या बना लिया, न्यूक्लियोटाइड बना लिए, न्यूक्लियोसाइड बना लिए, डीएनए बना लिया, आरएनए और प्रोटीन वगैरह, और इस करके पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। पर बेटा ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसमें करोड़ों साल लगे हैं, है ना, करोड़ों अरबों साल लगे हैं। तो बहुत टाइम पीरियड बाद ये सारी चीजें हुई हैं। मतलब यहाँ पर चल रहा है इवोल्यूशन। अब तुम तो बोल दो भैया कि मेरे सामने मेरी बॉटल रखी हुई है ना, मेरी बॉटल, बेचारी बुरा मत मानना बेटा, ना कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो बॉटल रखी है, तो अब मैं बोलूं कि भैया ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना दे। शाकला का बूम बूम देखते थे क्या? यस मैम, है ना, देखा होगा। यस मैम। कुछ तो भी मतलब पर फेवरेट हुआ करता था यार, कुछ भी कहो, सोनपरी, शाकला का बूम बूम है। मतलब पहले से प्रिपेयर्ड रहते थे कि होमवर्क खत्म करो, देखना, है ना, मस्त दौड़ लगती थी, भाई के हाथ में रिमोट, वो उसको ये देखना, उसको देखना, यही चलता रहता था। पर बहुत सही था वो भी, है ना। क्या था भैया, कॉपी लेके घूमता रहता था संजू, हाँ, कुछ चाहिए होता था तुरंत बना देता था। और ऐसे मतलब नॉन लिविंग थिंग कॉपी पेन, नॉन लिविंग थिंग कॉपी पेन, और वो पता नहीं क्या क्या ही बना देता था, नर्स बना देता था, वॉचमैन बना देता था, परी बना देता था, पता नहीं क्या क्या। मतलब वो एबायोजेनेसिस थ्योरी को सही प्रूफ कर रहा था। बताओ सही है, बात करनी पड़ेगी अपने को, है ना, वो जो सीरियल वाला है उससे कि भैया क्या चाहता है। तो फेल हुई है, ये क्यों हुई, ये सब तुम वहां पढ़ोगे। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ देखो कि दोनों श्लीडेन और स्वान ने आपको नहीं बताया कि नई सेल जो है वो कहाँ से आई। फिर कुछ टाइम बाद बताओ, श्लीडेन ने काम कब किया, 1838 में, सही है। यस मैम। स्वान ने कब काम किया, 1839 में, सही है, 9 में। यस मैम। है ना। फिर एक की बत्ती जली, मेंटोस खा लिया उसने 1855 में। 1855 में कौन है, रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है उसका, रुडोल्फ विर्चो, है ना। इसने 1855 में पहली बार सेल थ्योरी की बात की। क्या बात की इसने, क्या बोला, बहुत सिंपल बात बोली जो तब से मैं बोले जा रही हूँ। क्या बोला इसने कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स।
क्या बोला इसने? ऑल सेल्स आर अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। पर ध्यान से सुनना, ये पता नहीं कहीं का था, लैटिन लैंग्वेज में बातें करता था, ग्रीक या लैटिन में पता नहीं किस में बात करता था। तो जैसे अपन ने वो पढ़ा ना, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, याद है? किसने बोला था? हाँ, बेइजेरिनेक, MW बेजेरिनेक, बेइजेरिनेक ने, ठीक है, कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम। वैसे इसने भी एक मंत्र पढ़ा, ऐसे लास्ट में कुछ समझ नहीं पड़े थे, लास्ट साइंटिस्ट थे रुडोल्फ विर्चो, मंत्र पढ़ा क्या? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ठीक है, तो बस वही ओमनिस सेलुला सेलुला। आपको सेलुला तो वर्ड पता ही है, अपन किसको बोलते हैं? सेला या सेलुला वर्ड हम जो चैम्बर की हम बात करते हैं, सेल्स की हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब याद रखना, ये मंत्र मत याद रखना, मंत्र का पता भी होना चाहिए कि मंत्र किस लिए बोला जा रहा है, बस ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले जा रहे हैं, ठीक है। ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब होता है न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो हमारे पास दो मंत्र हो गए, एक तो किसका था? बेइजेरिनेक ने हमको मंत्र याद करवाया, जैसे हैरी पॉटर में वो हरमाइनी बोलती रहती है ना, विंगालिया लेवियोसा, है ना, वैसे यहाँ पे अपन बोलेंगे क्या? बेइजेरिनेक का मंत्र पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? कंटाजियम वाइवम फ्लूइडम, ठीक है। और इधर आता है हमारा किसका? विर्चो का, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। बोलो, हो जाएगा? हरमाइनी का मंत्र याद नहीं करना है ना? हेलो मोरा, गेट खोलना है, लो बताओ, ताली खोल लो, चोरों को सिखा दो, है ना। आगे चलते हैं। रुडोल्फ विर्चो के बाद में, मतलब रुडोल्फ विर्चो ने अपने को बता दिया कि नई सेल्स आती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से। फाइनली हमारे पास में सेल थ्योरी आ चुकी है, जिसके एनसीईआरटी 2 पॉइंट बोलती है। कितने पॉइंट है बेटा? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट बोलती है, आपको दोनों याद होना चाहिए। पहला पॉइंट बोलता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म are composed of cells and cells के अलावा भी कुछ इंक्लूड किया है, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल, प्रोडक्ट्स ऑफ सेल। बताओ, ये बात तो पहले बोल दी थी किसने? श्लीडेन ने और स्वान ने, है ना? यस मैम। फिर सेल थ्योरी का जो दूसरा पॉइंट है वो अपने ओमनिस सेलुला ई सेलुला वाले बाबा ने बोला, क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। उसने क्या बोला कि ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम, कहां से आती है बेटा? प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। बोलो, याद हो जाएगा? यस मैम। अगर आपसे डायरेक्टली कोई पूछ ले क्वेश्चन बना के कि बताओ ये 2 सेल थ्योरी की पॉइंट है, बताओ ये पहला वाला पॉइंट किसने दे दिया था? बोलो। शेल्डन और स्वान ने दे दिया। ये किसने दिया है? स्वान ने, रुडोल्फ विर्चो ने, ठीक है, बधाई हो। सेकंड ओवरव्यू भी खत्म, थर्ड शुरू करते हैं। क्या है? एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल, एन ओवरव्यू ऑफ सेल। अब बेटा हम यहाँ पर थोड़ा सा डाइकोट डाइकोट मोनोकोट, बताओ मेरे को, वही चलता रहता है, डाइकोट मोनोकोट, डाइकोट मोनोकोट। चलो क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, 2 मिनट, थोड़ा सा फ्रेश लगेगा। किसकी पेरिसाइकिल स्क्लेरेनकाइमा की बनी है? डाइकोट स्टेम। डाइकोट स्टेम, स्टेम रूट नहीं करना है ना, डाइकोट मोनोकोट भी बोलना है, ठीक है। किसकी हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस है? मोनोकोट स्टेम। किसकी हाइपोडर्मिस कोलनकाइमेटस है? डाइकोट स्टेम। किसकी एंडोडर्मिस में स्टार्च शीट देखने को मिलती है? डाइकोट स्टेम। ठीक है। किसमें बुलिफॉर्म सेल्स देखने को मिलती है? मोनोकोट लीफ। में। वेरी गुड। किसके अंदर स्टोमेटा का नंबर अपर और लोअर एपिडर्मिस पर इक्वल होता है? मोनोकोट लीफ। मोनोकोट लीफ में, ठीक है। किसमें अपर सरफेस पर कम और लोअर सरफेस पर ज्यादा? डाइकोट लीफ। अच्छा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है? देखो आगे चलते हैं। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते भैया। क्या है पढ़ना है हमको? प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल सबको पता है, बेसिक सी चीजें।
प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जिनके अंदर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर हमको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं मिलता। ठीक है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं क्या, इनमें मतलब ऐसी सेल जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं एब्सेंट। सही है। यस तो यूकैरियोट क्या होंगे, जैसे एग्जांपल आप एग्जांपल है बोल सकते हो, जैसे न्यूक्लियस की हम बात करें, आपको याद होगा आई थिंक, बना देते हैं थोड़ा सा बैक्टीरिया को याद करो। आओ कभी लपेटे में क्या था, यहीं से था ऐसा, फिर यहाँ पे ऐसे मीजोसोम थे, याद आ रहा है? यस मैम। हाँ ठीक है, और फिर ऐसे जेनेटिक मटेरियल बिखरा पड़ा था, न्यूक्लियस तो था ही नहीं बेचारे के पास, तो ऐसे ही पड़ा था बाहरी, है ना, और एक प्लाज्मिड था, याद आ रहा है? यस तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल। क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा? नो मैम। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है मैम, दिमाग सही है ना? हाँ सही है, तो यहाँ पर नहीं है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम किससे करवा लेंगे अपन? मीजोसोम से। मीजोसोम से करवा लेंगे। तो चलो बताओ प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? मोनेरा हमारा क्या होता है बेटा? सिंगल सेल्ड होता है। बस प्रोकैरियोट के बारे में हम पूरा मोनेरा पढ़ के आए हैं, अब हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं यूकैरियोट्स के बारे में। अब यूकैरियोट के बारे में जो पढ़ना शुरू किया है तो अब ये खत्म ही नहीं होगा, इतना पढ़ना है। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम बात करते हैं। यूकैरियोटिक सेल वो सेल होती हैं जिनके अंदर हमको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट मतलब देखने को मिलते हैं। बोलो इतनी बात क्लियर? यस मैम। ठीक है, उसके बाद में कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल हो सकते हैं? जैसे अपन बात कर सकते हैं ईआर की, जैसे हम बात कर सकते हैं किसकी, अपना जीबी की, गोल्जी बॉडी की। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, उसके बाद हम राइबोसोम को बोल दो क्या? नहीं, दोनों में मिलता है। दोनों में मिलता है। ठीक है, लाइसोसोम क्या न्यूक्लियस होगा? न्यूक्लियस होगा। उसके बाद में हमारा माइटोकॉन्ड्रिया होगा। उसके बाद हमारा क्लोरोप्लास्ट, हमारा क्लोरोप्लास्ट भी होगा। का है पर मेरा तो है क्योंकि प्लांट से मेरी बिल्कुल अच्छे से दोस्ती है ना, तो क्लोरोप्लास्ट है ना। मैम आपको दे दिया क्या उसमें क्लोरोप्लास्ट? नहीं। एक हमारे माइक्रोबॉडीज हो सकती है, माइक्रोबॉडीज हो सकती है, माइक्रोबॉडीज पढ़ेंगे क्या होती है माइक्रोबॉडीज, है ना, पढ़ेंगे बॉडीज। और सकता है हमारा क्या, वैक्यूल्स में होती है, मेम्ब्रेन होती है, तभी तो ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, हम प्लांट सेल बनाते हैं। यस मैम, ऐसे प्लांट सेल वॉल और ये सेल मेम्ब्रेन, और इसमें बड़ी सी जो भी वैक्यूल होती है और एक छुटकू सा न्यूक्लियस ब्राउनी, है ना। चले आगे आगे। यस मैम। यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। एक क्वेश्चन बन सकता है कि साइटोप्लाज्म का नेचर कैसा होता है। साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे, यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म के बारे में जानेंगे। साइटोप्लाज्म वो सेमी फ्लूइड होता है। क्या होता है? साइटोप्लाज्म कैसा होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। ये टर्म यूज की है उसने एनसीईआरटी ने, आई थिंक की है। यस मैम की है। सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है कौन? साइटोप्लाज्म। ठीक है, और साइटोप्लाज्म सेल्यूलर एक्टिविटी का मेन एरिया होता है। पहला पॉइंट यहां बना सकते हैं, मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी, जिसको प्लेग्राउंड बोलती हूँ। मस्त, ठीक है। उसके अंदर सारे बच्चे छोटे छोटे, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, सारे बच्चे अलग अलग अपने अपने काम में लगे हुए हैं ना। कोई साथ साथ खेल रहा है ग्रुप बना के, 4 बच्चे, कौन कौन? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम बना रहे 4 बच्चे, कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। हाँ, तो ये साइटोप्लाज्म हमारा प्लेग्राउंड हो गया। अब हमने बोल दिया कि मेन एरिया ऑफ सेल्यूलर एक्टिविटी। दूसरा पॉइंट बन सकता है वेरियस केमिकल रिएक्शन होती है इसके अंदर, बहुत सारी होती है, वेरियस केमिकल रिएक्शन इन इट। देखो एक बात सुनो, जितनी भी सेल्स हैं, यूनिसेलुलर हो हमारी बॉडी हो, अभी भी मैं बोल रही हूँ तुम सुन रहे हो, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारी सेल आराम में, कुछ बच्चे आराम से सोए सोए सुन रहे हैं, आधे को नींद आ रही है, उनके लिए भी, है ना। तो ऐसा नहीं कि हम सो गए तो हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस चलना बंद हो गई। ठीक है, हमारी बॉडी में कंटिन्यूअस 24 आवर की बात करें, कंटिन्यूअसली रिएक्शन चल रही है, हर एक सेल के अंदर रिएक्शंस होती है, एक्सचेंज होता रहता है मटेरियल का।
कोई सिंपल जो भी मटेरियल है वो मिलकर कंपाउंड बना लेता है, कंपाउंड टूट कर सिंपल बना देता है। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म पढ़ा है हमने, और मेटाबॉलिज्म एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है किसकी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म चल रहा है। तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन भी चलती रहती है साइटोप्लाज्म में, जो हमारी बॉडी को लिविंग स्टेट में बनाए रखती है। डायरेक्ट लिख देती हूँ, जो हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है किसमें, लिविंग स्टेट में। जब हम मर जाते हैं, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता, मुझे मरने का कोई शौक नहीं, ठीक है, जब ऑर्गेनिज्म कोई मर जाता है तो उसके अंदर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, मेटाबॉलिज्म या एनाबॉलिज्म या फिर कैटाबॉलिज्म जो भी बोलना है, वो सारी स्लो हो जाती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है। ठीक है, एकदम से बंद नहीं होती पर धीरे धीरे बंद हो जाती है। ठीक है, मतलब वो डेड हो चुका है। ये सारी प्रोसेस जो होती है ये हमारी चल रही होती है कहाँ पर, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। बोलो बात क्लियर? यस मैम। चलो बर्गर खाएंगे अब, चलिए। चलो मैम। यस मैम, बिल्कुल। यस मैम। राइबोसोम, इसको बर्गर क्यों बोल रही हूँ? बहुत सारे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे वो बोल रहे बर्गर क्यों, इसका शेप ही वैसा होता है बर्गर जैसा, ऐसे मुंह ही नहीं खुलता है, मतलब है ना, हद्दी मचा रखी है। लो बताओ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका। पर ऐसा है बेटा कि इसमें नीचे वाली यूनिट थोड़ी छोटी रहती है और ऊपर वाली यूनिट थोड़ी बड़ी रहती है। वो डिपेंड करता है, बड़ी ऊपर नीचे भी हो सकता है, मैंने उल्टा बना दिया, ऐसा भी हो सकता है। घूम रहा है वो तो, घूमता रहता है राइबोसोम। ठीक है, तो बर्गर जैसा दिखता है राइबोसोम, इस वजह से इसको मैं बर्गर बोलती हूँ। ध्यान से सुनना, बड़ा फेमस है ये। क्यों फेमस है? हमने बोला कि प्रोकैरियोट के अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर 70s राइबोसोम होता है। आई थिंक याद होगा। यस मैम। कौन कौन सी सब यूनिट से मिलके बनता है? 50-30 या 60-40? 50-30 यूनिट है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि राइबोसोम वो ऑर्गेनेल है जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन है। तो अब दिमाग में ये मत लेके आना कि मैम ये मेम्ब्रेन बाउंड होता होगा, नहीं, ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है बेटा, ये नेकेड होता है। राइबोसोम आरएनए से मिलके बना होता है। अभी आगे पढ़ो, आरएनए से मिलके बना होता है राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं इसको। किससे मिलके बना होता है? आरएनए से मिलके बना होता है। मैम आरएनए कैसे बनता है? सारी प्रोसेस पढ़ेंगे हम, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में 12th का चैप्टर है, पर एक थोड़ा सा फ्लो चार्ट में मैं बताऊंगी बाद में। अभी देखते पहले राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम में क्या मेम्ब्रेन होती है क्या? बोलो, अभी जस्ट मैंने बोला है नहीं होती। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। ठीक है, इसमें कोई मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। इसी रीजन की वजह से ये किसमें मिलता है? दोनों में मिलता है, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। बोलो बात क्लियर? ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर एक और बात बोल सकते हैं, राइबोसोम कहाँ आपने सेल में तो बोल दिया कि भैया ये प्लांट सेल है, यहाँ पर मिलता है राइबोसोम। एक बर्गर इसको दे दो, एक इसको दे दो, चलो छुट्टी करो, निकलो। लेकिन होता क्या है, ये मानती नहीं, दिल है ना इनका, मानता नहीं। ये क्या बोलते हैं कि हमको राइबोसोम और चाहिए। ठीक है, तो और राइबोसोम दे देते, चलो उनको और बर्गर खिलाते हैं। अगले पेज पर खिलाते हैं ना, यहाँ जगह नहीं है, सब लोग देख रहे हैं, यहाँ पर अकेले में बैठ के बहुत सारा खाना है ना, इसलिए यहाँ खिला देते हैं, यहाँ खिला देते हैं। ये प्लांट सेल है कोई, मान लो इसके अंदर आपने यहाँ एक राइबोसोम ऑलरेडी दे दिया। यहाँ पर बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया मैंने बोला ना, बहुत मूड़ी टाइप का है, कोई किसी से मतलब नहीं है। डबल मेम्ब्रेन होती है इसमें। एक होता है क्लोरोप्लास्ट, ऐसे दोनों ऑर्गन पड़े हैं। न्यूक्लियस यहाँ कहीं कोने में पटक देते हैं। अभी थोड़ी देर, ब्राउनी को नहीं खाना है हमको, अभी बर्गर खाना है, बर्गर खिलाते हैं, चलो। तो यहाँ क्या होता है बेटा, ये जो न्यूक्लियस है ना, नहीं यार ये न्यूक्लियस बुरा मान जाएगा यार, ये तो मॉनिटर है, इसको बुरा लग गया तो फिर नाम नोट करेगा ये अपने, तो इसको भी बनाना पड़ेगा। बनाते हैं इसको, समझना है ना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको स्पेशली। क्या है, यहाँ पर आपकी सेल वॉल है और यहाँ आपकी सेल मेम्ब्रेन है। यहाँ पर आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पर भी बेटा मेम्ब्रेन होती है। ऐसे न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से एक ऑर्गेनेल निकलता है और ऐसे सेल मेम्ब्रेन तक जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अभी जो बार बार नाम बोल रही हूँ ना मैं, ER। यस मैम। यस मैम। तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन को टच करता है, मतलब कनेक्शन होता है न्यूक्लियस और अपने सेल मेम्ब्रेन के बीच का। ठीक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब क्या होता है, एक बर्गर में मन नहीं भरा इसका, तो अपन इसको और बर्गर खिलाते हैं। और बर्गर खिलाते हैं तो आपको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी राइबोसोम होता है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया।
क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी एक नहीं हो सकते हैं ज्यादा, राइबोसोम होता है। बर्गर हम तो एक एक खिला रहे हैं, तो क्लोरोप्लास्ट में भी होता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लाज्म, प्लास्ट है बेटा, प्लास्ट लिखो, है ना, क्लोरोप्लास्ट। तो हमने क्या बोला, 2 सेल ऑर्गेनेल के अंदर पड़े हुए हैं राइबोसोम, और साइटोप्लाज्म में भी पड़ा हुआ है राइबोसोम, ठीक है। उसके बाद में और मन नहीं माना तो ऐसे इनके सर पे रख देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सर पर भी हमको कभी कभी देखने को मिलते हैं राइबोसोम। अगर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर मिलता है ना, तो हम इसको बोल देते हैं, खुरदुरी हो जाती है ना, ऐसे टोपी पहना देते हैं, जगह जगह पर टोपियां रख देते हैं, तो खुरदुरी हो जाती है, तो उसका नाम फिर बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे RER। अरे यार RER, हाँ वेरी गुड, बहुत जल्दी बोल दिया बेटा, बहुत जल्दी बोल दिया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है मैंने ना, ये RER। तो बताओ मुझे, हमको क्लोरोप्लास्ट कहाँ मिल रहा है? बता दीजिए, क्या हुआ बेटा? 70S और 80S ये थोड़ा बता दीजिए। बता रही हूँ है ना, बता रही हूँ। पहले इसको खत्म कर ले, एक लाइन बची है बस राइबोसोम की, उसको खत्म करते हैं। राइबोसोम और आपको कहाँ मिल रहा है? साइटोप्लाज्म में, तो मैं तो बता दिया मैंने। राइबोसोम ऑल्सो अकर्स, पता नहीं क्या ही कर रही हूँ, एक मिनट रुको। राइबोसोम ऑल्सो अकर्स इन, कहाँ है बेटा, कहाँ है बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया में है। इन बोला है तो माइटोकॉन्ड्रिया, और एक और क्या है? क्लोरोप्लास्ट। अरे इन बोला है तो ये दोनों, और ऑन बोला है तो RER। इज इट क्लियर? इन ऑन में ही लोचा कर देते हैं बहुत सारे बच्चे। आपको वो 4 ऑप्शन में से एक सही चूज करने के लिए बोल देगा, यहाँ पर बस एक ये इतना सा वर्ड इन और ऑन को ही चेंज कर देगा, वो दोनों जगह इन कर दिया। बच्चा धड़ल्ले से पहला पॉइंट देखा, हाँ सही है, इसमें तीनों में तो होता ही है, इन और ऑन तो देखा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन टिक किया, तुमने क्वेश्चन को नोचा, तुमने क्वेश्चन ने तुमको नोच लिया। कितने के साथ में बोलो? 5 के साथ में। 5 के साथ में। 5 के साथ। समझ में? सेट विद 5 मार्क्स। आप तुमको याद हो गया ना, अब गड़बड़ नहीं करोगे। क्लोरोप्लास्ट फिर से लिख दिया भैया, क्लोरोप्लास्ट। मेरे को मैसेज कर रहा है, पता नहीं कौन बच्चा, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है वही है, ठीक है, याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अंदर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऑन, राइबोसोम। कोई बच्चा मुझसे पूछ रहा है, सुष्मिता शायद, कि राइबोसोम की डेंसिटी कैसे मेजर करते हैं? राइबोसोम में यूनिट देखो, हमने बोला राइबोसोम का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, एक छोटा और एक बड़ा। अगर मैं बोलूं रफ कार्य के लिए जगह है ना, यहाँ पर मेरे पास में ये 70S है और ये 80S है। सभी बच्चे समझ ले, जो पहली बार भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ा हुआ है तो भी समझ ले। 70S की 2 यूनिट बनती है। क्या यूनिट बनती है? एक बनती है 50S और एक बनती है 30S। जैसे ही इसकी बनती है 60S प्लस 40S। हम क्या सोचते हैं कि मैडम को मैथ्स नहीं आती? बिल्कुल सही हो बेटा, मुझे मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, लेकिन इस जगह तुम लोग गलत हो, मैं सही हूँ। क्या अगर मैं इन दोनों यूनिट को अलग अलग करके इनकी डेंसिटी मेजर करूं, तो इस यूनिट की आती है 30 और इस यूनिट बड़ी वाली यूनिट की आती है 50। डेंसिटी मेजर करते हैं, इसके लिए पूरे इक्विपमेंट वगैरह रहते हैं। तो दोनों की अलग अलग करोगे ना, तो कितनी आएगी? 50 और 30 अलग अलग आएगी। फिर जब इन दोनों को मिक्स करके, साइंटिस्ट था स्वेटबर्ग, नाम सुना है? नहीं सुना है तो उसके नाम पे यूनिट होती है, स्वेटबर्ग पढ़ोगे। तो उसने क्या करा, दोनों यूनिट को बाइंड किया और बाइंड करने के बाद फिर से डेंसिटी मेजर करी, तो उसको पता कितनी मिली? 70S मिली। 10 कहां मिली? ऐसे क्यों? ऐसा कुछ होता होगा भैया, यहाँ पर फिजिक्स वगैरह केमिस्ट्री वगैरह कुछ लग रही होगी, मुझे नहीं मालूम ऐसा क्यों है, लेकिन हाँ ऐसा होता है ना। मैम वही तो मेरी क्वेश्चन थी ना, आखिर 10S गई कहाँ? हाँ ये 10S कहाँ गई? ये डेंसिटी पता नहीं कहाँ चली, पता नहीं। वैसा बोलते हैं ना कि अलग अलग कोई चीज लेते हैं तो वो ज्यादा दिखती है, फिर इकट्ठा ले लो तो, अरे यार बॉडी लोशन वगैरह कुछ लेने जाते हो, क्रीम वगैरह लेने जाते हो, तो क्या सोचते हो? छोटे छोटे पैकेट देखो तो उसमें ज्यादा दिखता है, बड़े में और यार पैसे भी ज्यादा लग रहे हैं, ऐसा वाला सीन होता है। कुछ ना कुछ होता होगा लोचा, ठीक है। यहाँ देखो 60-40 में क्या होगा भैया, अलग अलग देखोगे ना दोनों यूनिट को, तो वो दोनों यूनिट के अंदर क्या होता है, आपको डेंसिटी ज्यादा दिखती है अलग अलग। 60-40-100 होना चाहिए, लेकिन हमको दिखेगी कितनी? 80S। ठीक है, आपको तो क्या करना है, याद कर लो। रीजन तो कहीं नहीं मिला है मुझे, तो मैंने नहीं पढ़ा है, एटलीस्ट आपको इतना बता दूं कि हाँ मैंने नहीं देखा है कहीं। अगर कहीं दिखा तो बिल्कुल बताऊंगी, कल पक्का पता करके बताऊंगी, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच। आगे चले? यस मैम। अब आते हैं हम एक और ऑर्गेनेल पर, सेंट्रियोल। ये क्या चीज है मैम? मैम ये बीच में क्या पढ़ा रहे हो? अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, ओवरव्यू ऑफ सेल, उसमें आप 2 ऑर्गेनेल की बात कर रहे हो।
सेंट्रियोल भी, राइबोसोम भी, क्या है ये सब, क्या लगा रखा है? तो हमने बोला कि हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रोकैरियोट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास में क्या नहीं है, सारे ऑर्गेनेल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और उसके अंदर उसका नेचर है कि वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल को नहीं रखता है। बोलता है मुझे फालतू की किचपिच नहीं चाहिए ना, लड़ाई वड़ाई होती रहती है तुम लोगों की, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मैं तो ऐसे ही बढ़िया हूँ। वो अकेला रहता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर सारी चीजें मिलती है, आपका राइबोसोम भी मिलता है, पर यूकैरियोट सेल में आपको सेंट्रियोल भी मिलता है। ये सेंट्रियोल आपको प्लांट में नहीं मिलता है, केवल और केवल एनिमल सेल का कैरेक्टर है, याद रखना है। एनिमल सेल का कैरेक्टर है, क्योंकि ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। कब हेल्प करता है? सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल डिवीजन में हेल्प करता है, कैसे करता है? जब सेल डिवीजन वाला बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है, सेल डिवीजन, थर्ड टॉपिक आएगा इस यूनिट का, उसमें बताऊंगी क्यों, कैसे क्या करता है। इसके अंदर बेटा सेंट्रियोल के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो हमने अभी तक 2 ऑर्गन ऐसे पढ़े हैं जिनमें क्या नहीं होती है, मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं होते हैं। ये हेल्प कहाँ करता है, बस उतना ही याद रखो, हेल्प करता है ये इन सेल डिवीजन। इसके बारे में डिटेल पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे हम इन सेल डिवीजन। आपको याद है अभी मैंने ओवरव्यू में लिखा था इसका नाम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। यस मैम। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बस अभी इतना याद रखो कि सेंट्रियोल ऑर्गन जो है एनिमल सेल में मिलता है, जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसका फंक्शन होता है सेल डिवीजन में हेल्प करना। बोलो बात क्लियर? यस मैम। यस अब मैं आपको मैम। क्या हुआ, क्या हो गया बेटा? एक चीज बताना है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, थोड़ा सा अलग से है। क्या है समझो, एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी। क्यों बता रही हूं? क्योंकि हम कुछ ऑर्गेनेल पढ़ते हैं जो सेमी ऑटोनोमस होते हैं। क्या होते हैं? सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल होते हैं। समझना बेटा क्या है ये थ्योरी, क्या बोलती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट की बॉडी का क्लोरोप्लास्ट एक्चुअल में एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, मतलब कोई बैक्टीरिया था, और वो हमारी बॉडी में एंट्री करके ही, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी में एंट्री किया तो हमारी बॉडी का बन के रह गया, और क्लोरोप्लास्ट प्लांट की बॉडी में एंट्री किया तो वहीं का बन के रह गया। कैसे हुआ देखो, समझते हैं। एक ये बड़ी सेल थी, कोई बड़ी सेल थी, स्टोरी बना के पढ़ेंगे ना तो जल्दी याद होगा। एक कोई बड़ी सी सेल थी, इसको थोड़ा सा राक्षस जैसी बनाऊंगी मैं, है ना। बड़ी सी सेल थी, और ये क्या करती है, इस छुटकी सी सेल, ये छुटकी सी सेल बिल्कुल स्माइल कर रही है, क्यूट सी, है ना। अपने इमोजीज होते हैं ना व्हाट्सएप के, वैसी वाली स्माइल कर रही है, बड़ी क्यूट सी, ठीक है। तो ये जो छुटकी सी सेल थी, इसके पास में ये जो सेल थी सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट होगी, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं मिलते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस कर सकती थी, ये सेल क्या कर सकती थी, फोटोसिंथेसिस कर सकती थी, फोटोसिंथेसिस कर सकती थी ये सेल। फोटोसिंथेसिस पूरा लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक स्मॉल लिख देते हैं, फोटोसिंथेटिक स्मॉल प्रोकैरियोट सेल, ठीक है। ये वो सेल थी। ये बड़ी सेल जो थी ये क्या करती है, ये बड़ी सेल बोलती है कि मेरे को तो तेरे को खाना है, तो भैया हाँ ठीक है। अब वो तो कुछ नहीं कर सकती छोटी सेल, जैसे आप लोगों ने कई कुछ मूवीज वगैरह में देखा होगा, बड़े बड़े डायनासोर छोटे छोटे डायनासोर्स को खा जाते थे, वैसे बड़ी बड़ी सेल्स छोटी सेल्स को खा जाती है। अपन पढ़ते भी है ना कि बैक्टीरिया जो होता है अपना, बैक्टीरिया जो होता है वो भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया क्या यार मैं क्या बोल रही हूँ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अपना, ये स्लाइम मोल्ड वगैरह, यूग्लिनोइड्स वगैरह, यूग्लिनोइड का नेचर है ना बेटा प्रीडेटर की तरह, वो अपने से छोटे ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है। तो वैसे ही एक बड़ी सेल ने क्या करा, इस फोटोसिंथेटिक स्मॉल प्रोकैरियोटिक सेल को खा लिया। तो खा लिया तो अंदर जाके, अरे यार, खा लिया तो अंदर जाके इस छोटी सेल को मरना था। क्या था? मरना था। तो ये तो हंस रही है, भैया इसने तो खा लिया है, तो ये तो स्माइल कर रही है कि आहा खाना मिल गया। लेकिन जो ये छोटी सेल थी ये अंदर आ गई, रोने लगी कि मैं मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारी बॉडी में आकर भी जिंदा रहना चाहती हूँ, मैं मरना नहीं चाहती। एक काम करो ना यार, मेरे से पार्टनरशिप कर लो, तुमको अगर यही रखना है मुझे अपनी बॉडी के अंदर ही तो मैं रहूंगी, पर मैं तुमको बदले में कुछ दे दूंगी अगर तुम मुझे मारो नहीं तो। बोले क्या? बोले मैं इन्वायरमेंट से फोटोसिंथेसिस करके तुमको खाना दे सकती हूँ। क्या दे सकती हूँ? खाना दे सकती हूँ। तो रिजल्ट क्या हुआ, ये इसने मान गया भैया, ये बड़ी वाली सेल मान गई कि चलो ठीक है भैया, तो ये मान जाती है बड़ी वाली सेल। तो ये ऑर्गेनेल फाइनली इस सेल का क्लोरोप्लास्ट बनता है। बोलो क्लोरोप्लास्ट पे फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्या? यस मैम। यस मैम। और ये रियल है। एक्चुअल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की भी सेम स्टोरी रहेगी। क्या
कि माइटोकॉन्ड्रिया, किसी बड़ी सेल ने उसको माइटोकॉन्ड्रिया का ऑर्गेनिज्म हुआ करता था जो रेस्पिरेशन बहुत अच्छे से कर सकता था, क्योंकि वहां पर डबल मेम्ब्रेनस सिस्टम होता है, वहां पर हमको देखने को मिलता है लिंक रिएक्शन, क्रैब्स साइकिल वाली सारी चीजें चलती थी, उसके अंदर बहुत अच्छे से एनर्जी को स्टोर करके रख सकता था। तो ये क्लोरोप्लास्ट बन गया। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया बन जाता है जब उसको कोई खा लेता है, कोई ऑर्गेनिज्म, स्पेशली हम प्लांट और एनिमल की बात करें या कोई लोअर कैटेगरी के एनिमल्स की बात करें। तो ये आपको समझ में आ गई बात कि क्लोरोप्लास्ट कैसे बना है हमारी बॉडी का या प्लांट की बॉडी का। अब सुनो, अब क्या हुआ, आपको मालूम है ये एक सेल है, इसका खुद का एक डीएनए होगा, ठीक है। ये दूसरी सेल थी, इसका भी एक डीएनए होगा, इसका कोई आरएनए होगा, क्योंकि ये एक सेल है, सिंगल सेल हो, प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, कुछ भी हो, मल्टीसेलुलर हो, उसका अपना एक क्या होता है, राइबोसोम होता है, नहीं कि आरएनए होता है। तो राइबोसोम को मैं ऐसे बना दूं, अभी जस्ट मैंने बोला राइबोसोम क्या है, आरएनए से मिलकर बना है, तो मैंने आरएनए को ऐसे बर्गर बना दिया, ठीक है। तो इसका बर्गर, इसके पास भी बर्गर, इसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए और इसका भी डीएनए, ठीक है। तो अब बताओ ये पूरी की पूरी इसके अंदर गई तो इसके पास में डीएनए और अपना बर्गर तो रहेगा ना, खाना तो साथ में लेके जाना पड़ेगा ना, पता नहीं खाना नहीं दिया तो इसने तो सब लेके जाती है, तो उसका खाना पीना जो भी डीएनए और आरएनए जो उसके साथ रहता है। इसी वजह से बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की ऐसी पूरी थ्योरी वापस से नहीं बनाई है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम थ्योरी चलती है। इसी वजह से दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं जिनको हम सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल। क्या होता है बेटा, ये ऑर्गेनेल वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे आपके पास में आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेकंड होता है अपना क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड बोल दो, ठीक है। ये वो ऑर्गेनेल होते हैं जिनके पास में प्रोटीन सिंथेसिस की खुद की मशीनरी होती है ना, क्योंकि इनके पास में क्या है, इनके पास में डीएनए भी है, इनके पास में आरएनए भी है। बोलो है क्या दोनों? यस मैम, दोनों चीजें हैं। चलो इसी बात पर आपको एक स्टोरी और सुनाती हूँ, सेल के अंदर की स्टोरी। सेल के अंदर घूमने चलते हैं। मैंने सेल को पहले ही बोल दिया कि क्या, हाँ, वो एक प्लेग्राउंड है, सेल का साइटोप्लाज्म एक प्लेग्राउंड है, समझना। उस प्लेग्राउंड को बता दो, स्टोरी याद करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा। यस मैं मना कर देंगे तो भी बताओगे आप, तो इसलिए हम तो यस ही कर लेते हैं। बता रही हूँ, छोटी सी स्टोरी है। देखो बेटा, यहाँ पर होता है न्यूक्लियस, है ना, अपनी ब्राउनी, और इसकी न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो होती है वो ऐसे 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 करके इसके पास जाती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती हुई, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है। इसके ऊपर राइबोसोम होते हैं, अभी बताया था RER। यस मैम। अब ध्यान से सुनना, हमको मालूम है कि हमारा पूरा जेनेटिक मटेरियल कहाँ पड़ा है, न्यूक्लियस के अंदर, सही है? यस मैम। जेनेटिक मटेरियल मतलब बेटा डीएनए। आई थिंक ये मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बताना पड़ रहा है। ये डीएनए क्या, अपन बोलते हैं ना कि भैया कहीं पर कहीं क्राइम हुआ है तो हम बोलते हैं ना उसका डीएनए टेस्ट कर लो, यस मैम। है ना। और जैसे हॉस्पिटल में बच्चे चोरी होते थे पहले, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, हाँ, लड़का लड़की चेंज कर ले। क्या दिक्कत है यार, लड़कियां तुमको मार रही क्या? नहीं ना, लड़का लड़की चेंज कर लेते थे, हद्दी मचा रखी थी। पर ठीक है, शुक्र हो साइंटिस्ट लोगों का कि डीएनए टेस्ट आ गया, पता चल गया कि कौन किसका बच्चा है, ठीक है। तो आपका बोलते हैं ना, आप लोग कहीं पर क्राइम हुआ हो तो आपको तुरंत डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होती है, सब पढ़ेंगे अपन, मॉलिक्यूलर बेसिस में आता है। यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल था, हम बोलते हैं कि कैसे पता चला डीएनए में क्या है। डीएनए वो मटेरियल है हमारी बॉडी का जो हमारी बॉडी कैसे बनी हुई है उसकी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखता है। उसके पास में पूरी इंफॉर्मेशन है कि मेरे पास में मेरे पेरेंट्स के कौन कौन से कैरेक्टर आए हैं और मेरी बॉडी के अंदर सारे कैरेक्टर कैसे रेगुलेट हो रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। डीएनए को जब डीएनए के पास में ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि मेरी बॉडी में मेरे हेयर बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ये टेंशन होता है ना लड़कियों को, लड़के लोग भी यहाँ से गंजे हो जाते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स, बुरा मत मानना आगे से डॉक्टर्स, ठीक है, बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं है मैम, 7-8 ऐसा कुछ नहीं होगा मैम, ठीक है, कोई बात नहीं, जिसके हो जाते हैं कबीर सिंह, ठीक है। तो ये डीएनए जो होता है इसके पास में जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है केराटिन बनाने की। केराटिन प्रोटीन है, वो बनाना है, तो ये डायरेक्टली प्रोटीन नहीं बना सकता। ये क्या करता है, अपनी इंफॉर्मेशन आरएनए को देता है। आरएनए पहले ये बनाता है, आरएनए एक मटेरियल बनाता है, डीएनए से आरएनए बनता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अपनी इंफॉर्मेशन डाल देना। इसके पास तो डीएनए के पास तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन है, पर हमको तो केवल एक इंफॉर्मेशन भेजनी है। किस कौन सी इंफॉर्मेशन भेजनी है हमको? केवल केराटिन बनाने की। क्या भेजनी है? केराटिन बनाने की।
केराटिन बनाने की इंफॉर्मेशन हम आरएनए में डालते हैं और इस आरएनए को बोलते हैं कि तू मैसेज लेकर, ये आरएनए क्या करता है, मैसेज लेकर जाता है इस आरएनए के पास में। वो आरएनए यहाँ पर आ गया है ना, ये आरएनए यहाँ पर आ गया। इस आरएनए को हम बोलते हैं कि तू मैसेज लेकर कहाँ जा, साइटोप्लाज्म में जा। ठीक है, ये आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में। आरएनए किधर आ गया, साइटोप्लाज्म में, अपने सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स में आ गया। आरएनए यहाँ पर आता है, उसके बाद में इसका काम शुरू होता है। बाहर पड़े हुए हैं राइबोसोम, है क्या बर्गर? यस मैम। बाहर पड़े हुए हैं राइबोसोम और बाहर ही पड़े रहते हैं अमीनो एसिड्स जो हम खाने में लेते हैं। खाते हैं हम अमीनो एसिड? यस मैम। टोटल 20 Yes, अमीनो एसिड होते हैं बेटा, सुन लो स्टोरी, आप आगे भी Yes, पढ़ोगे। ma'am. 20 अमीनो एसिड होते हैं। 10 जो होते हैं वो एसेंशियल होते हैं, 10 जो होते हैं वो नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल का मतलब है हमारी बॉडी में ऑलरेडी है, हमको खाने की जरूरत नहीं है। और एसेंशियल वो कि हमको खाने पड़ेंगे, अदरवाइज हमारी बॉडी में जो प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारे खाने में प्रोटीन का होना बहुत जरूरी होता है। स्प्राउट्स लोग बेसिकली खाते रहते हैं, है ना, सुना है ना ये? तो प्रोटीन Yes, हमको ma'am. बनाना है, केराटिन प्रोटीन बनाना है, और प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। तो ये जब आरएनए, ये आरएनए यहाँ बाहर आ गया, यहाँ बाहर आ गया, तो ये आते ही चिल्लाने लगता है ना, आते ही चिल्लाता है याहू। किसको ढूंढना है? राइबोसोम को और अमीनो एसिड को, ये दोनों को ढूंढता है, दोनों को ढूंढता है। और एक जगह पे मान लो पहले इसके पास में आ गया राइबोसोम, सॉरी अपना, हाँ राइबोसोम आ गया इसके पास में। किसके पास में? इस आरएनए के पास में। तो ये आरएनए इसको बोलता है, क्या बोलता है कि भाई एक काम कर, अमीनो एसिड को भी तो बुलाना है। तो अमीनो एसिड को राइबोसोम आवाज लगाएगा, अमीनो एसिड आ जाते हैं इधर से, अमीनो एसिड आते हैं। अमीनो एसिड बहुत समझदार होते हैं, एक के बाद एक लाइन में लगे रहते हैं, जैसे नालायकपंती नहीं करते हैं, खाने को दे रहे, खाने को दे रहे, धक्के मुक्की नहीं करते हैं। अमीनो एसिड इधर से आता है। आरएनए जो आता है इसके पास में मैसेज डाल दिया है केराटिन बनाने का। किसका बना डाल दिया बेटा? मैसेज डाला हुआ है, डीएनए ने डाल दिया केराटिन बनाने का मैसेज। अब क्या होता है, यहाँ पर मैसेज जो डला हुआ है उसकी रीडिंग करता है आपका राइबोसोम। राइबोसोम क्या करता है? रीडिंग करता है इस आरएनए की, और इसकी रीडिंग करते हुए ये आरएनए क्या होता है, दोनों यूनिट के बीच में से बाइंड हो जाता है। पढ़ेंगे अपन पूरा डिटेल में, बस मैं आपको एक थोड़ी सी थ्योरी बता रही हूँ ताकि पिक्चर क्लियर रहे। यहाँ दोनों के बीच में बाइंड हो जाता है, बाइंड अभी पूरा बाइंड करके बताया, जबकि धीरे धीरे बाइंड होता है। जैसे सुई में से धागा निकालते ना, वैसे धागा निकलता है और हल्का हल्का धागा से निकलता जाता है और इधर से रीडिंग होती जाती है। इसकी टेम्पलेट पर कुछ नंबर कोड लिखे रहते हैं, यहाँ कोड लिखे रहते हैं, उनकी रीडिंग होती है। 3 कोड की, ऐसे एक एक कोड की यहाँ पर रीडिंग होती जाती है, 3 के पैर में। उसके बाद में रीडिंग के बाद में इसकी रीडिंग हुई, इससे रिलेटेड अमीनो एसिड पहले लाइन में आएगा, इसकी रीडिंग हुई तो दूसरा अमीनो एसिड लाइन में आएगा। तो ऐसे इधर की साइड से प्रोटीन बनता जाता है केराटिन, और इधर की साइड से उसकी रीडिंग होती जाती है। और यहाँ पर ऊपर की साइड, यहाँ ऊपर की साइड कौन बाइंड हो रहा है? अमीनो एसिड। और अमीनो एसिड और रीडिंग होते हुए साथ में फिर फाइनली बनता है केराटिन। तो बोलो यहाँ वाली प्रोसेस में प्रोटीन बनेगा फाइनली। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और ये था ट्रांसक्रिप्शन। जो पहली बार पढ़ रहे हैं ना, उनको ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी मैकेनिज्म है और बहुत सिंपल भी है। यहाँ मैंने खिचपिच कर दी, 12th में पढ़ोगे, 11th में नहीं है कहीं भी, ठीक है। तो ये ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन आपको अभी इतना याद रखना है कि डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन रहती है उनमें से कोई स्पेसिफिक चीज अगर हमको बनाना हो, जैसे कोई प्रोटीन ही बनाना हो, तो वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को भी एक आरएनए बनाकर उसके अंदर डाला जाता है। आरएनए को हम मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। ये मैसेंजर आरएनए चला जाता है साइटोप्लाज्म में, वहां जाके ये ढूंढता है अपने राइबोसोमल आरएनए को, यानी कि राइबोसोम को ढूंढता है। और उसके बाद में ये अपना आता है अमीनो एसिड। एक और आरएनए आता है बेटा टीआरएनए, वो इसके ऊपर जुड़ता है, पर मैंने बताया नहीं है। यहाँ पर टीआरएनए जुड़ता है, जैसे टी लिख देते हैं, तो वो टीआरएनए अमीनो एसिड को पकड़ पकड़ के यहाँ जोड़ता है। और इधर से राइबोसोम रीडिंग कर रहा है किसकी? उस एमआरएनए की। और पूरी मैकेनिज्म चल रही थी मशीन जैसा। पूरे अपनी बॉडी जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स के अंदर चलती रहती है जब जैसी रिक्वायरमेंट हो। एक क्वेश्चन बनता है कि क्या प्रोटीन कंटिन्यूअस बनता है? नहीं बेटा, जब रिक्वायरमेंट होती है ना प्रोटीन बनाने की, तभी बनता है। हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, वो कमांड देता है कि भैया प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, अब प्रोटीन बना लो। तो फिर डीएनए आरएनए बनाता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है इस मैकेनिज्म के थ्रू, और फाइनली वो जहां पर जरूरत है वहां पहुंच जाता है। फिर उसको भी बाहर निकाला जाता है, सेल मेम्ब्रेन से निकाला जाता है उसको, जहां भी उसकी जरूरत है वहां पर। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ये सब अभी एनसीईआरटी में नहीं है, ये कक्षा 12वीं की क्लास में आपको, कक्षा 12वीं में या कक्षा 12वीं की क्लास, कक्षा 12वीं की पुस्तक में देखने को मिलेगा। बोलो बात क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस मैम। है ना? यस मैम। आज जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेना। आई थिंक बहुत इजी था, कुछ भी नहीं है। एमटीआर वाला पोर्शन ज्यादा था, स्लीडेन, स्वान, विर्चो और अपना क्या नाम था उसका,
शुरुआत के ल्यूवेन हॉक, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, ऐसे ऐसे कुछ थे। फिर एक साइंटिस्ट हमने पढ़ा GN रामाचंद्रन। आई थिंक हमने आज 7 साइंटिस्ट के बारे में देख लिया, सही है? यस मैम। इसमें और भी साइंटिस्ट आते हैं, इस चैप्टर में कुछ और आएंगे साइंटिस्ट, उनके बारे में हमको पढ़ना है। GN रामाचंद्रन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। GN रामाचंद्रन प्रोटीन स्ट्रक्चर पर बहुत सारा काम किया है और वो बहुत ज्यादा प्रभावित था किसके काम से? पाउलिन के काम से। और उस लाइनस पाउलिंग ने किसका मॉडल दिया था? क्या मॉडल था वो? बीटा शीट मॉडल है ना? कहाँ गया? यहाँ ये रहा। ठीक है, उसके बाद में कुछ एक चीज और हमको याद रखनी है, डिस्कवरी द ट्रिपल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। वो कब उसने कहाँ पब्लिश की? नेचर में 1954 में। बस ये थोड़ा दो चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, नोट्स में भेज दूंगी, आप वहां से रीड कर लेना। बस जिसको डाउट है वो रुकिए और जिसको समझ में आ गया है वो जाइए। मैसेज आए बहुत सारे, देखिए बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, थैंक यू मैम। थैंक यू ओके बेटा, वेलकम। हाँ मेघा, ट्रांसक्रिप्शन को हिंदी में अनुलेखन बोलते हैं और ट्रांसलेशन को अनुवादन बोलते हैं, ठीक है? मैम वो नोट भेज देगा। क्या हुआ? सेकंड फोर्थ के सेकंड भेजती हूँ यार, बच्चा भेजती हूँ ना, रुक जाओ, ठीक है मैम। है ना? मैम हाँ एक जी क्वेश्चन बोलिए। पूछना था। हाँ हाँ हाँ, सुन रही हूँ, बोलो। डीएनए स्ट्रैंड पे हम लोग बोलते हैं ना, लाइक कोड लिखी हुई रहती है, ठीक है, बट जेन्युइनली मतलब लिखी क्या होती है? साइंटिस्ट को पता क्या, कैसे पता चलता है कि इस पे लिखा हुआ क्या है?